चलो ये मोस्ट अवेटेड टॉपिक तुम लोग का रोटेशनल मैकेनिक्स। मजा तो ये ऑफलाइन में ही देता है, पर चलो एनीवे ऑनलाइन में भी देख सकते हो। कुछ कुछ तो कोशिश की जाएगी। स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। इसमें पहले तो रिजिड बॉडी एजम्पशन। तो रिजिड बॉडी मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, थ्योरी से लेकर के न्यूमेरिकल तक सब कुछ करेंगे। तो रिजिड बॉडी, रिजिड वर्ड से ही समझ में आ रहा है रिजिड क्या होना है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है और जिसमें कि डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स रिमेन अनचेंज। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, मतलब डेफिनेशन के हिसाब से तो है ही है, बट न्यूमेरिकल्स में इसका काफी यूज है कि रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि ऐसा पार्टिकल्स का सिस्टम जहां दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसको हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, बताएंगे आपको किस तरीके से यूज करना है। उसके अलावा प्लेन मोशन की बात की जा रही है इस चैप्टर में। आपको बार बार ये चीज सुनने को आएगी, न्यूमेरिकल के बीच में भी कहा जाएगा कि एक बॉडी प्लेन मोशन कर रही है। तो प्लेन मोशन का मतलब क्या है, मतलब पहले तो हमको टर्म्स पूरे क्लियर करने पड़ते हैं कि वर्ड मीनिंग क्या होगी। उसके बाद मतलब पहले वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करी जाएगी इसकी। तो प्लेन मोशन किस चीज को कहते हो डेफिनेशन के हिसाब से? कुछ लोग ये समझते हैं ना कि प्लेन मोशन का मतलब जब मोशन एक प्लेन में हो। प्लेन मोशन मतलब मोशन एक प्लेन में। तो ये वो मतलब नहीं है। मोशन एक प्लेन में नहीं है, जितने भी मोशंस हैं वो सब पैरेलल प्लेन्स में है। मतलब ये जरूरी नहीं है। देखो पहले तो आपने कहा है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो कई सारे पार्टिकल्स हैं, यानी कि कई सारे पार्टिकल मूव करेंगे इसमें। मल्टीपल पार्टिकल्स मोशन में चलेंगे, एक से ज्यादा पार्टिकल मोशन करेंगे। शिवांश 2D नहीं है, फिर से ध्यान सुनो। पहली बात आप कह रहे हो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो हमारे पास सपोज n पार्टिकल्स हैं, तो n पार्टिकल्स होंगे तो n पार्टिकल्स मतलब n टाइप ऑफ मोशंस होंगे। हर पार्टिकल अपने हिसाब से चलेगा। पार्टिकल 1 कहीं पर मूव कर रहा होगा, पार्टिकल 2 कहीं मूव कर रहा होगा, पार्टिकल 3 भी मोशन करेगा, पार्टिकल 4 भी मोशन करेगा। बट सारे पार्टिकल के मोशन जरूरी नहीं है कि वो सेम प्लेन में हो, बट जिस भी प्लेन में होंगे वो प्लेन आपस में पैरेलल प्लेन्स होंगे, ये कहा जा सकता है। पैरेलल प्लेन्स में मोशन होंगे ये कहना सही है, बट एक ही प्लेन में होगा ये कहना सही नहीं है। तो इसको भी एग्जांपल के थ्रू बताएंगे आपको। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी मूव इन अ पैरेलल प्लेन्स। और इसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि जनरली कन्वीनियंस के लिए हम लोग उस प्लेन को बात करते हैं जिस प्लेन में बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है। तो ये सब न्यूमेरिकल के साथ ही समझ जाएगा बच्चा, ऐसे तो डेफिनेशन है बट फिर भी एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो प्लेन मोशन के 3 टाइप हैं, उसमें एक ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें ट्रांसलेटरी मोशन में आप कह रहे हो, डिफाइन कर रहे हैं एज एनी मोशन इन विच एवरी लाइन इन द बॉडी रिमेन्स पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एट ऑल टाइम। मतलब कोई टर्निंग नहीं होगी, कोई आदमी रोटेशन नहीं कर पाएगा, उसमें जो लाइन जैसी है वैसे ही रहेगी। आपको मैं भी कुछ इसके पिक्चर्स भी दिखाऊंगा अभी। इस लाइन का क्या मतलब है, दैट एवरी लाइन इन द बॉडी रिमेन्स पैरेलल टू ओरिजिनल पोजीशन एट ऑल द टाइम्स। इस लाइन का मतलब के लिए ना कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास, आप इन पिक्चर्स को देखो। और बड़ी मैंने डेली लाइफ की पिक्चर्स ली है, मतलब पिक्चर्स जो आपकी ली हैं वो घरेलू पिक्चर्स जिसको कह सकते हो, सो दैट कि कनेक्ट कर पाओ। ओपनिंग ऑफ ड्रॉर क्या एग्जाम्पल है ये? ड्रॉर ओपनिंग करने में ये ट्रांसलेटरी मोशन कैटेगरी में जाएगा, रोटेशनल मोशन कैटेगरी में जाएगा, किस कैटेगरी में जाएगा ये? बिकॉज ये कॉमन सर एक्टिविटी। ट्रांसलेटरी। और बगल में, हाँ बगल में किसी ओके। ने आपको मान लो ब्रेसलेट गिफ्ट किया है, तो आप ब्रेसलेट खोल करके देख रहे हो, है ना, गिफ्ट पैक आपको किसी ने दिया, वो भी स्मार्ट ब्रेसलेट। तो आप जब ये सब खोलते हो, ड्रॉर खोलते हो, गिफ्ट का पैकेट खोल रहे हो, तो आप एक स्टेटमेंट सुनो जरा। अगर मैं इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, मतलब ड्रॉर के फ्रंट साइड पर एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, फिर एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, 2 लाइंस ड्रॉ की हैं। थोड़ा सा ट्राई करना है यार, मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया है कि मैं पिक्चर्स वो लाऊं जो, मतलब बुक वाली पिक्चर्स नहीं ला रहा मैं पिक्चर्स वो ला रहा हूं जो आपके घर में है, जिससे कि इस चैप्टर को रिलेट कर पाओ डे टू डे लाइफ में। मैंने L1 L2 करके 2 लाइनें बना दी। तो क्या ये जब ड्रॉर खुलेगा तो लाइन L1 जिस ओरिएंटेशन पर है उससे चेंज हो जाएगा? मतलब कि अगर लाइन L1 वर्टिकल है तो क्या ये हॉरिजेंटल हो जाएगी या किसी एंगल पर नो चली सर।
नो सर। नहीं होगी ना। और लाइन L2 वो भी सर सेम रहेगी। तो यही सेम यही रहेगा। लिखा है, यही लिखा है, एवरी लाइन इन द बॉडी रिमेन्स पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एट ऑल द टाइम्स। मतलब जब आप इस ड्रॉअर को ओपन करोगे तो L2 लाइन हमेशा ऐसी ही रहेगी, L1 लाइन हमेशा ऐसी ही रहेगी, ये अपने पैरेलल ही आगे बढ़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के ये L1 लाइन कुछ टाइम बाद आगे आ जाएगा। लाइन L1 अपने प्रीवियस पॉइंट से आगे शिफ्ट कर जाएगा। ड्रॉअर को जितना ज्यादा खोलोगे आप, ड्रॉअर को आप जितना ज्यादा ओपन करेंगे, L1 आगे तो शिफ्ट करेगा लेकिन अपने पैरेलल में ही मूव करेगा, एंगल वैंगल नहीं बनाएगा पहले से कोई। अच्छा, अब एक और पॉइंट समझो। इस ड्रॉअर को ओपन करते वक्त इसका जो हैंडल है, जो ग्रिप है, जहां से आपने पकड़ा है, उसको एक पार्टिकल 1 कह देते हैं। इसके टॉप साइड पर एक पार्टिकल P2 कह दो, L2 लाइन के ऊपर एक पार्टिकल P3 कह दो। क्या ये सारे पार्टिकल एक ही प्लेन में हैं? नो आप सर। खुद देखो, प्लेन तो इससे No, बढ़िया sir. एग्जांपल प्लेन का क्या समझोगे आप? जो हैंडल पकड़ा है वो भी एक प्लेन है और जो L2 लाइन है वो एक दूसरा प्लेन है। सेम प्लेन तो है नहीं ये। P2 किसी और प्लेन पर है, P3 किसी और प्लेन पर है। लेकिन जो P2 का मोशन होगा और जो P3 का मोशन होगा, क्या ये मोशन एक दूसरे के पैरेलल मोशन नहीं होंगे? यस सर। P2 P3 भले हाँ लोकेटेड कहीं भी हो, लेकिन P2 वाली पॉइंट P2 भी आगे बढ़ेगा ऐसे, और पॉइंट P3 भी आगे आएगा। तो भले ही ये डिफरेंट प्लेन्स में हैं, बट इनके मोशन आपस में पैरेलल हैं एक दूसरे के। आई ये बात समझ में? यस सर। ठीक है भाई, बाकी लोग भी बताएं बच्चे। आप इस ये ब्रेसलेट ब्रेसलेट वाला एग्जांपल लो। Yes. यहाँ पर एक पॉइंट ले लो आप। बड़ा कॉमन एग्जांपल दिया जो घर में करके देख सकते हो। जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उसको आप एक्टिविटी के फॉर्म में करके खुद समझ सकते हो। मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट नंबर 2 यहाँ ले लो और एक पॉइंट नंबर 3 यहाँ ले लो। ऑब्वियसली ये सब अलग अलग प्लेन्स में है, सारे के सारे पार्टिकल्स अलग अलग प्लेन में है। लेकिन जब आप इस ब्रेसलेट के गिफ्ट पैक को खोलोगे तो गिफ्ट पैक खुलने के बाद पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 ये सब चलेंगे एक दूसरे के पैरेलल में ही चलेंगे। पॉइंट 1 फॉरवर्ड चलेगा, पॉइंट 2 भी फॉरवर्ड चलेगा, पॉइंट 3 भी फॉरवर्ड चलेगा। इन सब के मोशन सेम डायरेक्शंस में होंगे। इनफैक्ट सेम डायरेक्शंस में भी होंगे, सेम वेलोसिटी से भी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस गिफ्ट पैक को ओपन करेंगे तो पॉइंट नंबर 2 ज्यादा मूव कर जाएगा, पॉइंट नंबर 1 कम मूव करेगा, ऐसा भी नहीं होगा। सो ऑल पॉइंट्स आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर। और यही चीज हमने ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जांपल में आपको दिखाई है कि जितना पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट होगा, ये पिक्चर उतनी समझ में नहीं आएगी जितनी आगे वाली पिक्चर समझ में आएगी आपको। जो रियल पिक्चर है ये ज्यादा समझ में आएगी। ये तो हम लोग बुक्स में दिखाते हैं, ऑन पेपर दिखाते हैं कि पॉइंट ए ने एक डिस्प्लेसमेंट करा, पॉइंट बी ने एक डिस्प्लेसमेंट किया, पॉइंट सी ने एक डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसको बोला जाता है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, क्योंकि ये सब स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं, सीधे सीधे लाइन पे चल रहे हैं। रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। So all points in the body move in the parallel straight lines। ये एग्जांपल आप ले सकते हो। ड्रॉअर का एग्जांपल, गिफ्ट पैक का एग्जांपल, ये सब रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन के एग्जांपल हैं। ऑल पॉइंट्स आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर एंड दे ऑल आर मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइंस। सीधी सीधे रास्ते पे चलेंगे वो। दूसरा हमारे लिए कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन भी आता है। ट्रांसलेशन के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं, एक रेक्टिलिनियर और एक कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है सारे के सारे पॉइंट्स पैरेलल स्ट्रेट लाइंस पर चलेंगे, और कर्वीलिनियर का मतलब होता है कि सारे के सारे पार्टिकल्स कर्व पाथ पे चलेंगे, लेकिन वो कर्व सब आपस में पैरेलल होंगे। पैरेलल कर्व्स, पैरेलल स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर, पैरेलल कर्व्स कर्वीलिनियर। उनको कॉन्ग्रुएंट कर्व्स कहा जाता है, मतलब सिमिलर कर्व्स। जिसे आप कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल पढ़ते हो, वैसे हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर्व की बात कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके का पाथ ए ने फॉलो किया है वैसा ही पाथ बी ने फॉलो किया है, वैसा ही पाथ सी ने भी फॉलो किया है, बट ये पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है। सिमिलर पाथ है बट स्ट्रेट नहीं है। स्विंग का एग्जांपल दे सकते हो, स्विंग में ऐसा एग्जांपल होता है। स्विंग के एग्जांपल में जिस पटरे पर ये बैठी है, मतलब स्ट्रिंग से जो कनेक्टेड है, तो अगर हम स्ट्रिंग के इस पॉइंट को 1 कह दें और स्ट्रिंग का दूसरा पॉइंट आप 2 कह दो, तो पॉइंट 2 भी एक सर्कुलर आर्क पे चलेगा और पॉइंट नंबर 1 भी एक सर्कुलर आर्क पे चलेगा।
तो पॉइंट 2 और पॉइंट 1 दोनों की ट्रेजेक्ट्री एक दूसरे के पैरेलल है, बट ये ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन ना होकर के एक सर्किल के फॉर्म में चल रही है। दैट मीन्स जिस वुडन प्लैंक के ऊपर ये गर्ल बैठी हुई है, उस वुडन प्लैंक को आप कह सकते हो कि वो ट्रांसलेट हो रही है, बट ये कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन है। तो स्विंग इसके एग्जांपल में जाएगा, ट्रांसलेशन के एग्जांपल में। और दूसरा एग्जांपल ड्रॉर्स का या गिफ्ट पैक को ओपन करने का, या किसी भी बॉक्स को स्लाइड करना। किसी भी चीज को आप स्लाइड करते हो तो वो बेसिकली आपके ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जांपल्स में चला जाएगा। यहाँ तक पॉइंट सब क्लियर हुआ आपको? बताएं। यस सर। यस सर। है ना? यस अब Yes, एक लाइन बोल रहे हैं, आप बताना सही होगा कि नहीं। इसमें बिल्कुल भी आपको मतलब हेजिटेट नहीं करना है, क्योंकि ये टॉपिक एक बार निकल और पहला लेक्चर निकला, फिर तो आगे वैसे भी आप बर्बाद हो। सर एक मिनट लास्ट स्लाइड पे जा सकते, एक चीज देखनी थी। हाँ जी, देख लो। पहला लेक्चर मिस हुआ तो आप समझ लेना, बेसमेंट से जाके कूद जाना कहीं। यस सर, देख लिया। ट्रांसलेशन का सीधा सा मतलब, जितने भी पार्टिकल्स उस बॉडी के अंदर है वो सब सिमिलर टाइप के मोशन करेंगे, एक जैसा मोशन करेंगे। वो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि पॉइंट ए के मोशन और पॉइंट बी के मोशन में कोई फर्क नहीं है। और जब ये सब एक जैसा ही मोशन करेंगे तो हम किसी भी एक पॉइंट के मोशन को देख लेते हैं। That means motion of a body is completely specified by the motion of any point in the body. All points are similar. कोई डिफरेंस है इनके बीच? तो जैसा मोशन पॉइंट ए का है वही बी का है, वही सी का है, वही बॉडी का है। अच्छा, अब आइए रोटेशन पे। ये सब प्लेन मोशन के एग्जांपल्स है। रोटेशन का एग्जांपल ये मिडिल वाली फिगर को आप ध्यान से देखो, राइट वाली फिगर भी आप डेली करते हो। राइट वाली फिगर में क्या, सबसे राइट में वो पर्सन क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। जिन लोगों ने पीएड का सब्जेक्ट ले रखा होगा वो समझ सकते हैं इस चीज को, या वैसे भी समझ सकते हैं। क्या हो रहा है उस राइट फिगर में? जो सबसे राइट मोस्ट, आर्म्स को क्रिस क्रॉस कर रहा है। तो ये किस टाइप का मोशन है आप बताओ? आर्म्स को फोल्ड करके स्ट्रेच करना, ये किस टाइप का मोशन है? आर्म्स किस तरीके के मोशन में है? क्या आर्म्स रोटेट कर रहे हैं arms को। रोटेट ही कर सिंपल रहा सा है है। रोटेशन है। तो मैं कहता हूँ आप अपनी खुद की एक्टिविटी से रोटेशन के कंसेप्ट समझ सकते हो। और बीच वाली पिक्चर जो एक फैन की पिक्चर है, और ये आप भी कर सकते हो, आप अपने कैमरे से भी कर सकते हो, मोबाइल कैमरे से भी आप एक फैन को ऑन करें, है ना, और कंटिन्यूअस शॉट्स में उसकी आप इमेजेस क्लिक करो, आप लगातार उसकी इमेजेस क्लिक करो तो आपको ऐसी पिक्चर्स मिल जाएगी। सर हम्म सर ये कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन और रोटेशन में थोड़ा हम्म। डिफरेंस नहीं समझ सर, मतलब कंफ्यूजन हो रही है। तो रोटेशन भी बताया नहीं तो कंफ्यूजन कहाँ से हो गई यार? अभी तो ट्रांसलेशन ही बताया है। कंफ्यूजन जी सर। इसलिए है कि आप रोटेशन को अलग तरीके से समझते हो। इसमें अगर आप देखो फैन वाले एग्जांपल में, इस पर्सन के एग्जांपल में, तो पहले हम फैन वाला एग्जांपल आपको दिखाते हैं। सबसे पहले फैन वाला एग्जांपल, इसमें सबसे पहली बात क्या की जाती है कि इसमें एंगुलर मोशन इन्वॉल्व है। मतलब जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलेंगे। मैं समझ गया प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, ध्यान सुनिए, ऑल पार्टिकल्स, उन सब का सर्कुलर पाथ है, लेकिन इन सारे सर्कल्स का सेंटर पॉइंट कॉमन है। तुमको ही नहीं, बहुतों को कंफ्यूजन होता है। लोगों को कर्वी लीनियर और सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन सब एक जैसे दिखते हैं। जैसे इस ब्लेड के एग्जांपल में लें, अगर हम ब्लेड के ऊपर यहां पर कोई पॉइंट लें, सपोज 1, उसी ब्लेड के ऊपर एक दूसरा पॉइंट 2, उसी ब्लेड के ऊपर एक तीसरा पॉइंट 3, और ये क्लियर एविडेंस है, इमेज जो है पॉइंट 1 की ट्रेजेक्टरी को अगर आप देखो तो पॉइंट 1 एक सर्कुलर पाथ पर है, पॉइंट 2 भी एक सर्कुलर पाथ पर है, पॉइंट 3 भी एक सर्कुलर पाथ पर है। क्या ये सब सेम रेडियस के सर्कल्स हैं? अपने आप से क्वेश्चन नो करते नो सर। सर। नो सर। नहीं है। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। यहां पर क्या बोला गया है, जो कर्व हैं वो कॉन्ग्रुएंट कर्व हैं। कॉन्ग्रुएंसी कब आती है बताना जरा? दो ट्रायंगल्स के बीच आप कॉन्ग्रुएंसी कब बोलते हो? सर जब उनके डायमेंशन सेम। तो कॉन्ग्रुएंट कर्व का मतलब क्या हुआ? जब वो सारे कर्व डायमेंशन वाइज भी सेम हो। मतलब अगर कर्व 1 आर रेडियस का है तो कर्व 2 भी आर रेडियस का हो, फिर कर्व 3 भी आर रेडियस का हो।
तो यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3 ये सब सिमिलर कर्व हैं, सिमिलरिटी है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं इनमें। पार्टिकल 1 भी सर्किल पर चल रहा है, पार्टिकल 2 भी सर्किल पर चल रहा है, पार्टिकल 3 भी सर्किल पर चल रहा है, बट डायमेंशंस का फर्क है। पार्टिकल 1 के सर्किल का रेडियस ज्यादा है, पार्टिकल 2 के सर्किल का रेडियस कम है, पार्टिकल 3 के सर्किल का रेडियस और भी कम है। और यही डिफरेंशिएट करता है रोटेशन को और ट्रांसलेशन को। अभी क्लियर हुआ इसमें? स्विंग का एग्जांपल ट्रांसलेटरी मोशन में क्यों जा रहा है? आप इस स्विंग के एग्जांपल में आप रियल पिक्चर भेजो, ये जो ब्रदर सिस्टर जो झूल रहे हैं यहाँ पर, क्या इनके ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग रेडियस का स्विंग करेंगे क्या? ये सब सेम रेडियस के स्विंग होंगे ये? आप खुद सेम सोचो। रेडियस का स्विंग है। तो फिर तो सर्किल बनना थोड़ी रोटेशन हुआ। सारे सर्कल जब सेम साइज के बन रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल बन रहे हैं, तो ये तो ट्रांसलेटरी मोशन के कैटेगरी में चला गया। रोटेशनल के लिए ये जरूरी है, यही डिफरेंस समझना था मुझे कि ठीक है सारे के सारे सर्कुलर पाथ पे होंगे पहली बात, और यहाँ पर स्पेसिफिकली आप सर्किल की बात कर रहे हो, और यहाँ पर हमने सर्किल वर्ड तो नहीं लिखा है, कर्व लिखा है। अब ये कर्व सर्किल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है। बट यहाँ पर कर्व नहीं लिख रहे, यहाँ पर स्पेसिफिकली आप सर्किल का ही नाम ले रहे हो कि सर्कुलर मोशन ही होंगे और कुछ नहीं होगा उसमें। और ये सारे सर्कुलर मोशन किस पॉइंट के अबाउट होंगे? सेंटर कहाँ पर होगा इन सारे सर्कल्स का? पार्टिकल फैन के सेंटर में, एक्सिस फैन के सेंटर पे, यहाँ कहीं पर आप इसका सेंटर नोट कर दो, सेंटर यहाँ से। तो सेंटर से पॉइंट नंबर 3 तक का एक डिस्टेंस हो गया, इसको आप रेडियस 3 कह देंगे। सेंटर से पॉइंट नंबर 2 तक का एक डिस्टेंस हो गया, इसको रेडियस 2 कह दीजिए। पॉइंट नंबर 1 तक का सेंटर से एक डिस्टेंस होगा, इसको रेडियस 1 कह दो। यानी कि सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे जिसमें कॉमन सेंटर होगा, कॉमन सेंटर, डिफरेंट रेडियस। आई बात समझ में? कॉमन सेंटर, डिफरेंट रेडियस, ये बात समझ में आ रही है आपको? कंसेंट्रिक सर्कल्स बट साइज में अलग अलग है सर्कल। कोई छोटा सर्कल है, कोई बड़ा सर्कल है, कोई और बड़ा सर्कल है। ये डिपेंड करता है उस पार्टिकल की लोकेशन के ऊपर कि कौन सा पार्टिकल एक्सिस के कितना क्लोज है। जो पार्टिकल एक्सिस के जितना क्लोज होगा उसका सर्कुलर मोशन कम रेडियस का होगा, जो पार्टिकल एक्सिस के जितना दूर होगा सर्कुलर मोशन उसका उतना ही ज्यादा रेडियस का बन रहा होगा। सर। आप एक मिनट आप अपने हैंड से समझो ना, अपने आप से। आपके पास खुद की बॉडी है तो दूसरे की बॉडी से क्या लेना देना आपको? अपनी बॉडी से एक्सपेरिमेंट करो। आप अपनी बॉडी को जब इस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो सबसे ज्यादा रेडियस में आपके इस आर्म का कौन सा पॉइंट चलता है? कौन सा पॉइंट ऐसा है जो सबसे बड़ा रेडियस स्विंग कर रहा है यहाँ पर? फिंगर्स। फिंगर। जो एल्बो वाला पार्ट होगा आपका वो खुद देख लो आप, सब स्विंग करेंगे ना। ऐसा तो होगा नहीं कि फिंगर स्विंग करेगी एल्बो स्विंग नहीं करेगा आपका। सारे स्विंग करेंगे, सब सर्कुलर मोशन करेंगे, लेकिन ज्यादा रेडियस और कम रेडियस का होगा। और एक्सेस क्या है यहाँ पर? ये सारे सर्कल कौन सी एक्सेस के अबाउट चल रहे हैं? तो एक्सेस आपके बॉडी के बिल्कुल सेंटर लाइन से, बॉडी के सेंट्रल लाइन से इस एक्सिस के अबाउट सब रोटेट हो रहे हैं। अब इसी को आप सबसे लेफ्ट साइड की फिगर देखो स्क्रीन के ऊपर, लेफ्ट वाली जो ग्रीन कलर से है। अब ये बुक वाली फिगर है, तो इस बुक वाले फिगर में क्या दिखाया गया है? पार्टिकल 1 भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल 2 भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। पार्टिकल 1 का सर्कुलर मोशन कम साइज का है, कम रेडियस का है। पार्टिकल 2 का सर्कुलर मोशन ज्यादा रेडियस का है, लेकिन दोनों का एक कॉमन एक्सिस है। और इस एक्सिस के अबाउट इनके सर्कुलर मोशन करने की एक एंगुलर स्पीड होती है, जिसको आप सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ओमेगा से डिनोट करते हैं इसको, कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। और इसमें कॉमन क्या चीज है फिर? इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो ये लाइन जो लिखी जा रही है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम टाइम में सेम एंगल से रोटेट करेंगे। एंगल तो सेम होगा ना, क्योंकि अगर हम पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3 इन सबको यहां सेंटर से मिलाएं। आप लेफ्ट वाली फिगर देखो, लेफ्ट वाली फिगर यहां पर देखो, आप सबसे लेफ्ट वाली फिगर। इवान नंबर, अब रुक जाओ बच्चा, बता रहे बीच में इंटरप्ट ना करो। अभी मैंने एक लाइन बनाई, इस लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया, 1, 2, 3 ऐसे करके एक पॉइंट लिए, और एग्जांपल अभी दिखाएंगे।
जब ये पॉइंट नंबर 1 रोटेट हुआ यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट नंबर 1, फिर पॉइंट नंबर 2, फिर पॉइंट नंबर 3, ये सब ऐसे रोटेट करके, और रोटेट करने के बाद फिर से इनको सेंटर से मिला हुआ। अब बताओगे कौन ज्यादा एंगल से टर्न हुआ इसमें? अगर सेम एंगल। पॉइंट नंबर 1 डेल्टा थीटा 1 एंगल से टर्न हुआ, पॉइंट नंबर 2 डेल्टा थीटा 2 एंगल से टर्न हुआ, और पॉइंट नंबर 3 डेल्टा थीटा 3 से टर्न हुआ, तो क्या लग रहा है आपको, ये एंगल्स में फर्क है कोई इनकी, या फिर ये सारे एंगल्स बराबर लिख सकते हैं? सर बराबर है। बराबर है। तो यही बात कही जा रही है, यही बात कही जा रही है इस क्वेश्चन में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताएं। सर यहाँ पे जो एक लाइन लिखी है इंक्लूडिंग दोज व्हिच डू नॉट पास थ्रू द एक्सिस, हाँ हाँ, सर ये एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्चुअली जो एक्सिस पर लाइन होती है वो रोटेट नहीं करती है। जैसे फैन के एग्जांपल में इसमें कह रहे हैं इंक्लूडिंग दोज which do not pass through, पहले इसके ऊपर क्या लिखा है, and all the lines in the body which are perpendicular to the axis of rotation including those which do not pass through the axis। एक्चुअली इसमें एक्सिस, अब फैन के एग्जांपल में ये जो रॉड होती है ये एक्सिस है, क्या ये भी रोटेट करता है क्या? नहीं सर ये नहीं लाइन की करता। बात करें, जो ये जिस रॉड से सीलिंग फैन को हैंग किया जाता है, क्या ये भी रोटेट करता है? नो सर। नो सर। तो आपको उन्हीं लाइनों को इंक्लूड करना है जो डू नॉट पास थ्रू द एक्सिस, मतलब इस एक्सिस के अलावा आप कहीं भी लाइन ले लो, इस एक्सिस के अलावा आप कहीं भी कोई लाइन ले लें तो वो लाइन सेम टाइम में सेम एंगल से ही रोटेट करेगी। आप ब्लेड के ऊपर लाइन ले लो, तीनों में से किसी भी ब्लेड के ऊपर कोई लाइन चूज कर लो, कोई पॉइंट चूज कर लो, वो सबके सब सेम एंगल से मूव करेंगे। एक्सिस को छोड़ दीजिए क्योंकि एक्सिस तो वैसे भी फिक्स्ड है ना, ऊपर आपने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो एक्सिस है उसको आप फिक्स्ड कह रहे हो। अगर एक्सिस भी मूव करेगा ना तो वो हमारा कंबाइंड मोशन की कैटेगरी में चला जाएगा, उसमें हम रोलिंग पढ़ेंगे अभी, जब एक्सिस का भी मोशन कंसीडर करते हैं हम लोग। अभी डाउट है इसमें बच्चे, बताओ। नो सर क्लियर हो गया। ठीक है, और एग्जांपल दिखा रहे हैं अभी इसमें, कोई बच्चे बताएं। सर पिछली स्लाइड में शोइंग ट्रांसलेशन मोशन में इसलिए जा रहा है क्योंकि पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा है। नहीं भैया, सर्कल कंप्लीट होने की बात नहीं है। सर ट्रांसलेशन तो अगर सर जिस प्लैंक पे बैठे हैं सर, ट्रांसलेशन तो सर उसी में हो रहा है ना, वरना तो पार्टिकल्स जो सर चेन पे हैं, अगर हम चेन पे पार्टिकल्स कंसिडर करते हैं तो वो भी तो सर सर्कुलर मोशन में ही हो रहे हैं फिर, अगर ये भी ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये भी ट्रांसलेट कर रहे हैं सर। रेडियस तो लेकिन डिफरेंट हो गए। किसके? सर सर्कल्स के। देखिए पहली बात, आप एक डिफरेंस क्लियर करो, जो रोटेशनल मोशन है वो एक पार्टिकल के कंटेस्ट में बात ही नहीं की जाती कभी। रोटेशनल मोशन बात की जाती है एक बॉडी के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप चेन को एज बॉडी मानते हो, देखो चेन एज अ बॉडी, इस वर्ड को समझिएगा आप मोशन ऑफ अ पार्टिकल की बात कर रहे हैं या मोशन ऑफ अ बॉडी की बात कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट पहले तो क्लियर करना पड़ेगा हमें। तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल P1, मोशन ऑफ अ पार्टिकल P2, ये सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर आप चेन की बात करोगे तो हाँ, चेन ऑब्वियस सी बात है क्योंकि चेन वैसे भी फिक्स्ड है ऊपर से। यहाँ पर अगर आप देखें तो चेन फिक्स्ड नहीं है, चेन तो रोटेट कर ही रही है, चेन यहाँ से यहाँ तक कुछ एंगल मूव कर रही है, तो चेन एज अ बॉडी ऑब्वियसली रोटेशनल मोशन कैटेगरी में ही जाएगा। चेन एज यस सर, वही डाउट था सर। हाँ वो ठीक क्लियर है, हो गया। वन ठीक है। यानी सर जो प्लांट हो गया वो ट्रांसलेशन मोशन करेगा और चेन रोटेशनल। हाँ जी, और ये एग्जांपल देख लो, ये एग्जांपल आप देख लो, शीशा वाला एग्जांपल ले लो, किस टाइप का मोशन हुआ शीशा वाले एग्जांपल में, आपको सिंपल सा एग्जांपल है। सर रोटेशनल। एक्सेस कहाँ है इसकी? सर बीच में ये जहाँ जो पे मिडिल में है, ये जो मिडिल में लाइन है ये एक्सेस है, इसी के अबाउट तो घूमता है ये, ठीक है ना। देखो मैं क्या कर रहा, मैंने आपको डे टू डे एक्टिविटी बताऊंगा। अब इसमें अगर एक साइड का बॉडी नीचे जाएगा तो एक साइड की बॉडी ऊपर उठेगी, और ज्यादा रेडियस पे कौन चलेगा इसमें? सबके अलग अलग कलर्स हैं, ग्रीन वाले तो की जो और बच्चे बाहर बैठे रेड वाला, डार्क ब्लू एंड रेड रेड और ब्लू। हाँ, तो एक्सेस से जो जितना नजदीक होगा, मतलब ये डिस्टेंस कम है, इसके बाद ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये सब सर्कुलर मोशन करेंगे, ये सब के सब अपना अपना सर्कुलर मोशन करेंगे अबाउट द सेम एक्सिस। स्टीयरिंग का मोशन कौन सा होगा? स्टीयरिंग को रोटेट करना, बताएं। रोटेशनल। रोटेशनल। ये रोटेशनल है। जायंट व्हील का एग्जांपल देख लो आप, ये सब रोटेशनल एग्जांपल है। देखिए पूरा पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है,
लेकिन उस ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक पॉइंट अगर आप पूछोगे तो वो क्या कर रहा है, उसके बारे में क्या स्टेटमेंट लोगे? क्या वो भी रोटेट कर रहा है? रोटेशन वर्ड क्या ट्रांसलेट करेगा सर। नहीं यार, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू द स्विंग हो जाएगा ना सर। सुनिए 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 मेरी बात सुनिए, अभी एक बात समझो पहले। देखो, जब आप ये कहते हो मोशन ऑफ अ पार्टिकल, जो अभी तक आप मैकेनिक्स पढ़ते आए हो वो यही पढ़ते आए हो, तो जब आप मोशन ऑफ अ पार्टिकल कहेंगे तो आपको 2-3 बातें करनी पड़ेंगी। जब आपसे ये कहा जाए तो आप उसमें ये बताएंगे कि या तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ है, या वो कोई कर्व पाथ है, या फिर वो कोई भी मतलब और जनरल पाथ आप कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ या कर्व, 2 ही केसेस बनेंगे इसमें। एक पार्टिकल के लिए ट्रांसलेशन या रोटेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है। ट्रांसलेशन और रोटेशन ऑब्जेक्ट के लिए है। मतलब अगर हम इन जो ये बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों को अगर मैं पार्टिकल मान लूं, किड्स एज पार्टिकल, तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल विल बी आइदर अलोंग द स्ट्रेट लाइन और अलोंग अ कर्व। उसको थोड़ी ट्रांसलेट कहेंगे। ट्रांसलेशन कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को मिला करके देखा जाता है भाई। आप डेफिनेशन देखो, अच्छा आप डेफिनेशन में फंस गए। आप ट्रांसलेशन में क्या कह रहे हो? एवरी लाइन इन द बॉडी रिमेन्स पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी कम से कम 2 पार्टिकल का मोशन तो देखोगे। और ये बॉडी की बात करेंगे, बॉडी के लिए, पार्टिकल के लिए कभी मत बोलना कभी। आप ये नहीं कह देना कि एक पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहा है, मीनिंगलेस स्टेटमेंट है ये। एक पार्टिकल मोशन कर सकता है स्ट्रेट लाइन पर या कर्व पे। अगर सारे पार्टिकल वैसा ही मोशन कर रहे हैं तो बॉडी ट्रांसलेट कर रही है। अगर सारे पार्टिकल्स कॉमन सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो बॉडी रोटेट कर रही है, पार्टिकल थोड़ी रोटेट कर रहे हैं कभी। पार्टिकल के बारे में तो आप सर्कुलर मोशन का नाम दीजिए। नहीं आया समझ में अभी ये चीज? आ गया सर। मतलब ट्रांसलेटरी एंड सर आ गया। रोटेशनल आर फॉर बॉडी, नॉट फॉर अ सिंगल पार्टिकल। सिंगल पार्टिकल के लिए 2 ही वर्ड होते हैं, इट इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन और इट इज मूविंग अलोंग अ कर्व, विच मे बी सर्किल और पैराबोला, जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। और एग्जांपल ले लीजिए। सर ये फेरिस व्हील में भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू द स्विंग वाला केस हो जाएगा ना। अगर हम जिसमें बैठते हैं सर उसको केवल कंसिडर करेंगे तो वो ट्रांसलेशन करेगा। उसमें अगर एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हम ले लें तो वो ट्रांसलेशन करेगा। बिल्कुल। यस सर, थैंक यू सर। डोर का एग्जांपल क्या लोगे? ओपनिंग ऑफ डोर का एग्जांपल। रोटेशन। भाई डोर के एग्जांपल में अगर यहाँ डोर क्लोज था तो ये सारे पॉइंट्स, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ द डोर, ये सब सर्कुलर मोशन करते हैं। लेकिन डोर एज ऑब्जेक्ट अगर पूछा जाए, डोर एज ऑब्जेक्ट, तो ये किस टाइप के मोशन में है? इज रोटेशनल। बट पॉइंट्स ऑन द डोर, पॉइंट्स ऑन द डोर सर्कुलर। कर्वीलिनियर। आर सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन। इस चैप्टर में 2 बातें आएंगी, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है और ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट एज अ होल रोटेट हो रहा है, बट ईच एंड एवरी पॉइंट इन दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल। इस मैरी गो राउंड पे क्या होगा स्टेटमेंट? इस मैरी गो राउंड में रोटेट करो आप। सर मेरी गो राउंड रोटेशनल करेगा, उसमें खड़ा बच्चा सर्कल है। हाँ, इसमें अगर आप कोई स्पेसिफिक पॉइंट चूज कर लो कि यार P1 क्या कर रहा है, तो P1 इज मूविंग इन अ सर्कल। बट ये पूरा व्हील क्या कर रहा है? पूरा ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है? रोटेशनल। तो ये रोटेट कर रहा है। रोटेशनल। ये आप देखो यहाँ पर, इसीलिए एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। पहली बात तो ऑल पार्टिकल्स, कई सारे पार्टिकल्स जब सर्कुलर मोशन कर रहे हो एक साथ, कई सारे पार्टिकल एक साथ सर्कुलर मोशन करें सेम एक्सिस के अबाउट, तो ये कलेक्शन, ये पूरा कॉम्बिनेशन आपके लिए बन जाता है रोटेशनल मोशन। मतलब कुल मिलाकर के अगर आप ये बेसिक बात समझ जाओगे तो चैप्टर बड़ा आसान है। दैट रोटेशनल मोशन इज combination of multiple circular motions of multiple particles about the same axis in the same plane. ठीक है, ये कई सारे एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं यार, ये वापस देख लो। तो इसमें कुछ ये जो पुरानी डेफिनेशंस हैं जो पहले से बताई गई हैं आपको,
कि अगर हम इस टेबल को रोटेट कराते हैं, मान लो कुछ काइनेमेटिक्स है इसके अंदर, कि अगर आप इस मेरी गो राउंड को रोटेट करते हो तो जितनी भी लाइंस इसके ऊपर है, मैंने 5 लाइनें ब्लैक कलर से ड्रॉ कर दी हैं, 1 2 3 4 5, मतलब प्रीवियस इमेज है बट यहाँ पर लाइट कलर से था, उसको जानबूझ के थोड़ा डार्क किया है, कोशिश कर रहे हैं पूरा समझाने के लिए। तो अगर ये लाइन डेल्टा थीटा एंगल से टर्न करती है किसी टाइम में, तो अगली लाइन कितने एंगल से टर्न करेगी, उसके आगे वाली लाइन डेल्टा कितने एंगल से टर्न करेगी। डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा। हाँ, यही चीज कही जा रही है, जितनी भी लाइंस होंगी, ऑल लाइंस, क्योंकि किसी भी दो लाइन के बीच का जो एंगल है, किसी भी दो लाइनों के बीच का एंगल, क्या ये कभी बदल जाएगा? क्या ये एंगल बदल नो जाएगा सर, दोनों ब्लैक कलर की लाइनों में? नो सर, नो सर। तो जब इसका मतलब अगर ये एंगल फिक्स्ड है और अगर हम कह दें कि जो ए वाली लाइन है वो डेल्टा थीटा ए एंगल आगे बढ़ी और बी वाली लाइन डेल्टा थीटा बी एंगल आगे बढ़ी, तो दोनों एंगल्स को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल तो कांस्टेंट ही है। तो यही स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि जितनी भी लाइंस होती हैं रिजिड बॉडी में, वो सब सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं, सेम एंगुलर वेलोसिटी होती है और सेम एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। और ये जिस इनके एंगल का डेरिवेटिव यानी कि डी थीटा बाई टी, उसको आप ओमेगा से डिनोट करते हो। इसमें इसका सिंबल थीटा के ऊपर एक डॉट भी होता है, थीटा के ऊपर डॉट का मतलब ही डी थीटा बाई टी है। ओमेगा द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाई डी टी, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसके डेरिवेटिव को अल्फा डिनोट करते हैं, जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा हमारे लिए। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन का वर्ड जिसकी डेफिनेशन है डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एक ये डेफिनेशन काम करेगी आपके न्यूमेरिकल्स में, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी वाली, एक अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी वाली डेफिनेशन, और तीसरी इन दोनों को मिला करके आएगी वो ये वाली डेफिनेशन है। ये मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि ये आपका ना काइनेमेटिक्स में ही पढ़ा था आपने, जिसे काइनेमेटिक्स में सबसे पहले आपको बताया गया डेफिनेशन में दैट वेलोसिटी dx बाई dt थी। तो उसी के एनालॉग पर एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन किया जा रहा है d थीटा बाय dt। काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन को डिफाइन किया गया था dv बाई dt से, तो यहाँ पर हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रहे हैं बाय द सेम प्रोसेस d ओमेगा डिवाइडेड बाय dt। काइनेमेटिक्स में ही एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला था v dv डिवाइडेड बाय dv अपॉन ds। dx। उसी के एनालॉग पर यहाँ पर अल्फा को डिफाइन करेंगे ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। डी थीटा। ये सिमिलर इक्वेशन है, ये काइनेमेटिक्स है। मतलब ये थोड़ा सा मैथ है, यहाँ पर मैथ है, जस्ट फॉर्मूले हैं और फॉर्मूलों का यूज करना है आपको कुछ क्वेश्चंस में। और इसमें इसीलिए आपको लिखा भी है कि जब हम थोड़ा सा और प्रोसीड करेंगे रिजिड बॉडी की तरफ, दैट तो एनालॉग जो है इसमें बिटवीन द रिलेशनशिप फॉर द लीनियर एंड एंगुलर मोशंस आर ऑलमोस्ट कंप्लीट थ्रू आउट द काइनेमेटिक्स। मतलब ये लगभग, जैसे आप ये इक्वेशंस भी देखोगे तो ये इक्वेशन जानते हो किसके सिमिलर है? ये जो इक्वेशंस लिखी गई हैं दे आर सिमिलर टू द इक्वेशंस ऑफ मोशन जो। हाँ, u प्लस at वाली एक डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन, जिसमें डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन अगर आपको याद दिलाएं तो डिस्प्लेसमेंट होता था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक ये इक्वेशन पढ़ते थे आप, और एक इक्वेशन हम यहाँ पर पढ़ते थे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ as वाली इक्वेशन, जिसमें डिस्प्लेसमेंट को चेंज ऑफ पोजीशन कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट को आप x माइनस एक्स नॉट भी कहते हो। आप समझ पा रहे हैं इनके एनालॉग इक्वेशंस कैसे बन रही है यहाँ पर? सर एक मिनट सुनो, पहले जो बच्चे बता रहे हैं, एक मिनट, हम अभी डाउट ले रहे हैं। इक्वेशन देखो, और जब हम लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ा था तब ये कहा था कि ये इक्वेशंस तभी होल्ड करती हैं जब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होनी चाहिए वहां पर वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होनी चाहिए। और ऐसी ही कंडीशन यहाँ पर लगा रहे हो कि अल्फा की वैल्यू थ्रू आउट द मोशन कैसी रहनी चाहिए, यहाँ पर भी कांस्टेंट की तरफ, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन की कंडीशंस लगा रहे हैं। तो यही मैंने कहा है कि अगर ये एनालॉग आप समझ जाओगे तो काफी हद तक तुम्हारा बर्डन कम हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि कोई नई चीज पढ़ रहे आप, जो पहले पढ़ा था उसी के सिमिलरिटी में आप चलते चले जाओगे और सिमिलर कंसेप्ट लगा करके थोड़ा सा बर्डन रिड्यूस कर सकते हो अपना। अब पूछो क्या कह रहे थे? सर जो ये इक्वेशन लिखी हुई है, मैं थीटा इज इक्वल थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर कैसे आया? थीटा नॉट कहाँ से आया? थीटा नॉट इनिशियल एंगल है। जैसे क्या होता है मैं बता दूं आपको, थीटा नॉट क्या है, इनिशियल एंगल। थीटा माइनस थीटा नॉट का मतलब जानते हो क्या? जैसे वन डायमेंशन में जब मोशन इन वन डायमेंशन हम पढ़ते थे तो आपको ये कहा गया था, देखो कि मान कितना लो, मूव किया एंगल? सुनो मान लो कोई एक पार्टिकल स्टार्ट हुआ और वो पार्टिकल जब स्टार्ट हुआ
तो आप एक रेफरेंस मानते थे, एक ऑब्जर्वर मानते थे। तो मान लो जब स्टार्ट किया तब आप ऑब्जर्वर से x0 डिस्टेंस पे थे, ऑब्जर्वर से x0 डिस्टेंस पे थे और u वेलोसिटी से चले, ठीक है। और कुछ टाइम बाद वो पार्टिकल ऑब्जर्वर से x डिस्टेंस पे हो गया, ऑब्जर्वर से, तो डिस्प्लेस कितना हुआ? मतलब अगर हम x minus x naught. हाँ, तो उसकी बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट हुआ वो x माइनस एक्स नॉट। अब इसको यहां पर समझाता हूं, यहां पर समझो क्या है, यहां पर इसका क्या मतलब है। सपोज दैट कि एक रॉड हम लें और उस रॉड को हम रोटेट करेंगे, ठीक है जी, उस रॉड को हम रोटेट करेंगे। तो इसको हम मान लो रोटेट करना स्टार्ट करते हैं और ये अलग अलग फ्रेम्स पे, अलग अलग मोमेंट पर इसको हम रोटेट करता हुआ दिखा रहे हैं आपको। अब किसी टाइम, मान लो किसी टाइम t पर ये ऑलरेडी थीटा नॉट एंगल से टर्न कर चुका था स्टार्टिंग पॉइंट से। फिर किसी दूसरे टाइम t2 पर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से थीटा एंगल टर्न कर चुका है, मतलब ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो t1 टाइम से और t2 टाइम के बीच में, t1 टू t2, आप क्या कहोगे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया है इसने? थीटा माइनस थीटा नॉट। तो ये लिखा जा रहा है इसमें, ओके सर। ये लिखा जा रहा है थीटा माइनस थीटा नॉट। और ये जो t2 और t1 का डिफरेंस है, यानी कि t2 माइनस t1, इसको मैं t से डिनोट करता हूं। मतलब यहां पर जो आप t देखते हो, उस t का मतलब होता है जिन दो मोमेंट्स के बीच में आप डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर रहे हो, जिन दो मोमेंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम डिफरेंस t, और उन दोनों मोमेंट्स के बीच में ऑलरेडी वो थीटा नॉट एंगल पर था, फिर थीटा एंगल पर चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा माइनस थीटा नॉट के हिसाब से लिखेंगे। सर और ये ओमेगा नॉट क्या होता है सर? ओमेगा नॉट u का एनालॉजी, जैसे u इनिशियल वेलोसिटी है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो ओमेगा नॉट हम कहते हैं हमारी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओके सर। पूरा एनालॉग इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आप यहाँ पर a को एक्सेलरेशन कहते हो, उसकी जगह पर हमारा जो अल्फा है ये हम कह रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे यहाँ पर v को आप कहते हो कि वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, तो यहाँ पर हम ओमेगा को कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। और पूछ लो जो डाउट है इसमें, मतलब अगर सिमिलरिटी देखने में दिक्कत हो रही है इसमें, पूछ ले मैं जल्दी से जो भी डाउट है इसमें, क्योंकि डेफिनेशंस भी सिमिलर हैं। जैसे डेफिनेशन हमारे काइनेमेटिक्स चैप्टर में थी, पहले वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वैसे ही हमारी सेकंड मतलब यहाँ पर भी है। बस सिर्फ u की जगह ओमेगा नॉट है, v की जगह ओमेगा है, a की जगह अल्फा है, कैपिटल एस डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज किया जा रहा है यहाँ पर। ये इतने चार सिमिलरिटीज। तो पूछ लें, अदरवाइज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें इसका। करें न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दें फिर? बोलो यस सर। यस सर। चलिए यस सर। ठीक है, देखो जी पहला क्वेश्चन। अच्छा अभी इसमें एक और चीज है, हाँ एक ये भी आपका ये टॉपिक आप ले सकते हो सर्कुलर मोशन से। अब देखो इसमें आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हो, तो स्पेसिफिक पॉइंट किस टाइप का मोशन करेगा आप बताएं। अभी अभी इसी पर डिस्कशन चल रहा था कि बॉडी जब रोटेट करती है तो बॉडी तो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनती है, उसमें से एक पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में जब पूछा जाएगा तो क्या कहोगे? सर वो Circular सर्कुलर motion. मोशन। सर्कुलर मोशन करेगा, और जब वो सर्कुलर मोशन करेगा तो वो सर्कुलर मोशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक को होल्ड करेगा जो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा है। यस सर। तो सर्कुलर मोशन में क्या ये रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं था कि v इक्वल टू आर ओमेगा? Yes sir. यस। तो यहाँ पर जैसे ये आप फिगर देख रहे हो, तो इस फिगर में पॉइंट ए हमारा कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट है, ये स्पेसिफिक पॉइंट एक सर्कुलर पाथ पर है, इसको आप कह सकते हो पाथ ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट ए। और ये पॉइंट ओ जहां पर के फिक्स्ड एक्सिस होगी उससे जितनी भी डिस्टेंस पे होगा, फिक्स्ड एक्सिस से जितनी भी डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस इसके लिए रेडियस कहलाएगी, स्मॉल आर। और ओमेगा के हिसाब से आप एक रिलेशन कहते हो v इक्वल टू आर ओमेगा। जिनको भी ये डेरिवेशन नहीं समझ में आ रही है वो आप सर्कुलर मोशन का चैप्टर दोबारा देखिए, अपने नोट्स को दोबारा देखो,
सर्कुलर मोशन जो काइनेमेटिक्स के टाइम पर पढ़ाया गया था वही चैप्टर है ये, फिर से इसको डिराइव करने का कोई मतलब नहीं बन रहा, अननेसेसरली वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा मेरे लिए भी। AN मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन, जिसको कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहा गया था, इसको डिराइव किया गया है v²/r। तो अब अगर आप बोलो अगर भाई नहीं याद है तो करेंगे, डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अगर याद होगा तो थोड़ा टाइम फिर बच जाएगा हमारा पहले का। सर्कुलर मोशन के टॉपिक्स अगर आपको याद हैं तो यहाँ से टाइम सेव कर सकते हो। सही है। याद है सर। तो हाँ चलिए, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा था तब हम लोगों ने इसको dv/dt कहा था, याद करना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को तब कहा था v²/r सर्कुलर मोशन के चैप्टर में, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाता है dv/dt। यहाँ पर हम v को रिप्लेस कर रहे हैं और v को r ओमेगा कह रहे हैं। अब इसमें r वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट। अब आपको इस लाइन का मतलब समझ में आएगा रिजिड बॉडी का, दैट डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स रिमेन अनचेंज्ड। तो क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, ये r एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस चेंज होगा नहीं, तो इसको बाहर निकालिए, d⍵/dt करो, और d⍵/dt को ही अल्फा से डिफाइन किया जा रहा है। यहाँ कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा क्यों, भाई डेफिनेशन दे रहा हूं मैं कि d⍵/dt को अल्फा बोल देना, मतलब प्योर मैथ चल रही है यहाँ पर, कोई लॉजिक नहीं चल रहा कि ऐसा क्यों, मतलब आप कुछ टर्म्स डिफाइन कर रहे हो, अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आगे इसको देखेंगे, लॉजिकल पार्ट अभी आगे आना है। और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की तरफ आती है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो एक t दिखाया जा रहा है टेंजेंट एक्सिस, मतलब वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट। जो बेसिकली सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट है वही लगाना है तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर a की जगह कोई दूसरा पॉइंट b चूज कर लूं तो क्या b और a के मोशंस बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे? मतलब मोशन ऑफ पॉइंट बी एंड मोशन ऑफ पॉइंट ए, क्या ये सिमिलर मोशंस हैं? क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं नहीं सर। या सिमिलर हैं? नो सर, सर कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर similar? होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। समझ आ रहा है आपको? सिमिलर है। क्या सिमिलरिटी है इनमें? ए और बी के मोशन में सिमिलरिटी क्या है? दोनों सर्कुलर करेंगे बट इनका रेडियस सेम नहीं होगा। राइट, मतलब सिमिलरिटी ये है कि दोनों सर्कुलर मोशन करेंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको पता है कि डायमेंशंस भी सेम होनी चाहिए। तो ये ए और बी दोनों सर्कुलर मोशन करेंगे, बट बी के सर्कुलर मोशन का रेडियस ज्यादा है, ए के सर्कुलर मोशन का रेडियस कम है। लेकिन अगर बात करी जाए एंगुलर वेलोसिटी की, तो वो सेम होगा। मतलब ए वाले की अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और बी वाले की एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या कुछ अलग होगी वो? नो सर, सेम होगी। हाँ, इसी के लिए बार बार आपसे कहा जा रहा है जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सबका सेम ओमेगा चलता है, सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेम एंगुलर वेलोसिटी एंड सेम एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर आप उस बॉडी पे दो अलग अलग पार्टिकल चूज कर लोगे तो दोनों पार्टिकल में सिमिलरिटी इस बात की है कि ए का भी एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, बी का भी एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। लेकिन अगर आप बी पॉइंट की वेलोसिटी की बात करोगे तो उसमें हमको डिस्टेंस बी वाले पॉइंट का देखना पड़ेगा, मतलब बी पॉइंट का क्या डिस्टेंस है इनटू ओमेगा। आपको जब ए वाले पॉइंट की वेलोसिटी की बात पूछी जाएगी तो आप डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट देखेंगे इनटू ओमेगा, बट ओमेगा दोनों में सेम रहेगा। मतलब जो ये रिलेशन है v इक्वल टू आर ओमेगा, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, बीटा प्रोपोर्शनल टू आर, v प्रोपोर्शनल टू r या फिर ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1/r। सही क्या है इसमें से? सब पहला वाला सही है। पहला वाला। दूसरे वाले में क्या दिक्कत है? ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओमेगा क्योंकि कांस्टेंट है, वो हम पूरी उसको बॉडी का है, नहीं उससे ले सिचुएटेड हर पार्टिकल का होगा रिस्पेक्टिव ऑफ ओ रेडियस। हाँ, मतलब ओमेगा वेरिएबल है ही नहीं एक्चुअल में, ओमेगा तो सबके लिए जब एक जैसा है ना, कॉमन है वो। यस सर। मतलब ओमेगा इज नॉट अ वेरिएबल क्वांटिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द टू वेरिएबल देखी जाती है। एक कांस्टेंट का किसी वेरिएबल से प्रोपोर्शनलिटी थोड़ी देख सकते हो। मतलब कि लोकेशन वाइज अलग अलग लोकेशन के पार्टिकल्स का लीनियर वेलोसिटी v अलग होगा, उनका r अलग होगा, ओमेगा में डिफरेंस नहीं होगा। जो एक्सिस के क्लोज है उसके भी सेम ओमेगा है, जो एक्सिस से दूर है उसका भी सेम ओमेगा है, उसका सेम अल्फा भी होगा।
सर हाँ जी बताएं। सर तो जैसे एक ये पूछ रहा था कि ए और बी का रेडियस अलग है, तो सर जो क्या कहते हैं, जो ये लोग सर्कमफेरेंस कवर कर रहे होंगे वो भी अलग अलग होगा। बिल्कुल होगा। तो सर जब स्पीड सेम है तो दोनों साथ साथ मतलब कैसे चल रहे होंगे कहाँ सेम है? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी? स्पीड सेम है ना, वो एंगुलर मतलब एंगुलर मोशन सेम करेंगे दोनों 360। सेम टाइम में। अगर वो लीनियर मोशन भी सिमिलर कर रहे होते तब तो ये ट्रांसलेटरी मोशन बनता ना, रोटेशनल क्यों बनेगा फिर ये? एंगुलर मोशन सेम करेंगे भाई। एक रेवोल्यूशन पूरा होने पर ए वाला भी 360 डिग्री घूमेगा, बी वाला भी 360 डिग्री घूमेगा। सर हम्म मतलब जो भी पार्टिकल लेंथ जो सर्कुलर मोशन कर रहा है सर, उसका v r कांस्टेंट रहेगा सर। फिर से बोलना एक बार। सर मतलब सर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो सर, जैसे आपने डायग्राम दिया सर ए एंड बी सर, सर मतलब इनका रेशियो जो v बाय r का है वो सेम होगा सर। राइट कह सकते हो, हाँ ठीक है सर। ये कह सकते हो आप। या सिंपल वे में जो एक्सिस के क्लोज होगा वो धीमे धीमे चलता है, जो एक्सिस के दूर होगा वो तेज तेज चलता है, ऐसे बोलिए। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी ज्यादा v होगी, लीनियर स्पीड मीटर पर सेकंड। मतलब वो उतने मीटर ज्यादा कवर कर लेगा, लेकिन एंगल रेडियंस में होता है, वो बराबर आएंगे। मतलब सर एंगुलर स्पीड सेम है बट लीनियर स्पीड अलग अलग होगी। राइट। और ये रिलेशन भी मैं कह रहा हूँ, दिक्कत जिसको भी हो रही है, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना सर्कुलर मोशन का नोट्स उठाओ, रजिस्टर उठाओ, एक बार फिर से पढ़ो उसको। वहां पर ये बहुत क्लियरली डिफरेंस कहा था मैंने कि ओमेगा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और वी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो वी से हमको ये मालूम चलता है कि हमने एक सेकंड में कितने मीटर कवर किए, ठीक है। और ओमेगा से हमको मालूम चलता है कि हमने एक सेकंड में कितना रेडियन कवर किया है। नेक्स्ट पे आओ। इसी का वेक्टर एक्सप्रेशन भी है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको जस्ट मतलब नॉलेज के लिए है, इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये 3 डायमेंशन में यूज होता है और 3 डायमेंशन आपके सिलेबस में है नहीं कहीं पर। मतलब ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है इन द एनालिसिस ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल मोशन, वो सिलेबस में नहीं है हमारे। ये आपके जस्ट नॉलेज के लिए है। तो अभी फिलहाल के लिए इसको स्किप कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं इस टॉपिक को ज्यादा डिटेल में जाने का। कि मतलब ये जो रिलेशंस पीछे पड़े हैं v इक्वल टू आर ओमेगा, इसी को वेक्टर के फॉर्म में देखा जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। नॉर्मल यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा क्रॉस आर है। और एक बार हमने कोशिश की थी वेक्टर के फॉर्म में करने की, जब कोरियलिस फोर्स का डेरिवेशन किया था, तो आप उस समय आपको याद आ रहा होगा कि कितना टॉर्चर हुआ था उस टाइम पर। यही सारे वेक्टर। तो अब हम दोबारा वो टॉर्चर नहीं चाहना चाहते हैं कि फिर से हम वेक्टर पे जाएं और इतने कहानी करें इसकी। और नीड भी नहीं है, हमारे को नीड नहीं है इसकी। स्टार्ट कर रहे हैं यार। हाँ एक पॉइंट यहां पर और, क्या लीनियर मोशन में कुछ पॉइंट्स आपको समझा देते हैं। क्या लीनियर मोशन में ये जरूरी है कि u और a मतलब कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शंस में हो? नहीं सर। नो सर। क्या ऐसा होता है कि जो डायरेक्शन, हाँ ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? मतलब कोई एग्जांपल दे सकते हो जहां पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है? सर कोई ऑब्जेक्ट वो आगे चल रहा है लेकिन वो रिटार्ड कर रहा है। नहीं तो लाइन अलग नहीं हो सकती क्या? वो तो सेम लाइन हो सर गई। जब मूविंग कार में सर ब्रेक अलोंग द सेम लाइन होंगे बट डायरेक्शन चेंज हो जरूरी नहीं है। प्रोजेक्टाइल भूल गए आप लोग? सकती है। प्रोजेक्टाइल भूल गए क्या? वेलोसिटी की डायरेक्शन इसकी टेंजेंट की तरफ आती है और एक्सेलरेशन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो लाइन भी तो अलग हो सकती है। यस सर। सर्कुलर मोशन भूल गए आप? स्ट्रेट लाइन में मैं कह रही थी। नहीं मैं स्ट्रेट जनरल, लाइन। देखो जनरल बात, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी आते हैं। सर्कुलर मोशन याद करिए। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ। मतलब ये जरूरी तो है नहीं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम लाइन पे हो हमेशा। और यही चीज रोटेशन में भी होल्ड करती है। यही चीज कि जो एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये जरूरी नहीं है कि सेम डायरेक्शंस में हो, कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये कभी जरूरी नहीं होता कि ओमेगा की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन अल्फा की होगी या उसके अपोजिट होगी। ओमेगा और अल्फा हमेशा पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे,
ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, या अलग अलग डायरेक्शंस में भी जा सकते हैं। ओमेगा की कुछ और डायरेक्शन हो, अल्फा की कोई और डायरेक्शन हो सकता है ये चीज। पॉसिबल है, मतलब आपके क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अगर कोई पूछे इज इट नेसेसरी दैट अल्फा एंड ओमेगा आर आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन, आंसर इज नो, इट इज नॉट नेसेसरी। बट वो भी प्रॉब्लम 3D ऑब्जेक्ट्स के टाइम पर आती है, जो फिलहाल सिलेबस में नहीं है। मैं इसलिए क्लियर कर देता हूं क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन लगाते लगाते आप लोग हैबिचुअल हो जाते हो गलत कंसेप्ट्स के, और आपको ऐसा लगने लगता है कि ओमेगा और अल्फा हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन 2 डायमेंशनल मोशन के लगाते हो, प्लेन मोशन के लगाते हो। तो ये सब गलतियां नहीं करनी है, चाहे क्वेश्चन थ्योरी के फॉर्म में है चाहे न्यूमेरिकल के फॉर्म में है, दोनों जगह हमें परफेक्ट होना है। ओमेगा अल्फा की डायरेक्शंस अलग हो सकती हैं, अगर ओमेगा की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो अगेन वो वेक्टर का कंसेप्ट आएगा, थोड़ा सा खतरनाक कंसेप्ट है। चलिए जी, स्टार्ट करो इस क्वेश्चन से, यहां से स्टार्ट कर दें। पहला क्वेश्चन देखिए, फ्लाई व्हील रोटेटिंग फ्रीली एट 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये जानते हो रिवॉल्यूशन पर मिनट, पहले तो उसको कन्वर्ट करो, आप इसको कन्वर्ट करो रेडियन पर सेकंड में कितना होगा, ये जरा कन्वर्ट करें आप। 2 पाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अपॉन टाइम सर। करके बताओ, रिवॉल्यूशन पर मिनट दे रखा है, तो सेकंड में और ये सर्कुलर मोशन में ये टॉपिक भी टच कर चुका हूं मैं। आप अभी फिलहाल बताओ मुझे ये कितने रेडियन पर सेकंड हुआ यहाँ पर? 60 रेडियन सर। पहली बात तो ये पर मिनट है तो इसको पर सेकंड में लेके जाओ, पर मिनट 1800 है तो पर सेकंड में कन्वर्ट करो इसको, वो 30 हो गया, 30 रिवॉल्यूशन, और एक रिवॉल्यूशन है 2 पाई, तो 60 पाई रेडियन पर सेकंड। तो 60 पाई रेडियन पर सेकंड जो यहाँ पर आपका आएगा, ये आपके लिए ओमेगा नॉट है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अब उसके बाद ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, उसमें काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क लगाया गया जिसकी वजह से एक एंगुलर एक्सेलरेशन दिया जा रहा है तुम्हें, अल्फा इक्वल्स टू 4t। ठीक है जी, ये पहले बताओ अल्फा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये देखो आप अल्फा की जो वैल्यू दी जा रही है तुम्हें, अल्फा इक्वल्स टू 4t, वेरिएबल। तो हम यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के लिए, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में टाइम रिक्वायर्ड यानी कि टी निकालना है, क्या करने के लिए? टू रिड्यूस द क्लॉकवाइज एंगुलर स्पीड टू 900 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो ये बाद वाला ओमेगा दे दिया तुमको, पहले वाला ओमेगा 1800 है, बाद वाला ओमेगा 900, यानी कि उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 30 पाई रेडियन। 30 पाई। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे कि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, गलत हो जाएगा। तो इसमें कांस्टेंट अल्फा होना चाहिए, तो गलत होगा। ये गलत फॉर्मूला है, यहाँ पर नहीं चलेगा ये। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? यहाँ पर डेफिनेशन काम करती है दैट अल्फा इज डी ओमेगा डिवाइडेड बाय dt। तो अल्फा की जगह 4 इंटू टी जैसा क्वेश्चन में दिया है इक्वल्स टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाय dt। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है, एक बात इस क्वेश्चन में और ध्यान देने वाली है, वो कौन सी? जो आपको जो डायरेक्शन दी गई है ओमेगा की वो क्लॉकवाइज दी गई है, लेकिन जो अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। रिटार्डिंग है सर, मतलब तो आगे माइनस 4t, क्योंकि डायरेक्शंस का फर्क है। आगे कैलकुलस डी ओमेगा इक्वल्स टू माइनस 4t इंटू dt। लिमिट लगाएंगे टाइम 0 से टाइम t तक की, और ओमेगा की वैल्यू 60 पाई जो पहले वाला ओमेगा है और 30 पाई जो बाद वाला ओमेगा है। अब इसको, ये बेसिक इंटीग्रेशन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो ट्राई कर सकते हो कि टाइम की क्या वैल्यू आएगी इसके हिसाब से, मतलब बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं है इसलिए इसको स्किप कर जाएंगे। बी पार्ट के लिए टाइम रिक्वायर्ड, इसमें भी टाइम निकालना है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। क्या मतलब हुआ इसका? काइनेमेटिक्स याद करना, मैं फिर बोल रहा हूं काइनेमेटिक्स याद करना।
काइनेमेटिक्स याद करना है। एक बॉडी अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज कब करती है? एक बॉल वर्टिकली ऊपर फेंको, तो कब जब वो स्टॉप डाउनवर्ड, करेगी उसके बाद वो चेंज करेगी। जब मिनिमम वो, वेलोसिटी हाँ जी तो एक भैया, बार स्टॉप करेगी। जीरो हो राइट। जाएगी। तो इसका मतलब बी पार्ट में इनडायरेक्टली, जान लो क्या कह रहे हैं वो, बी पार्ट में इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, मोशन तभी रिवर्स होता है जब पहले आप स्टॉप हो जाएं। यानी बी पार्ट में इनडायरेक्टली बाद वाला ओमेगा जीरो कहा जा रहा है। तो सेम चीज बनेगी, इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें भी सेम इक्वेशन है, डी ओमेगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर भी होगा -4 टी डी टी, सब कुछ वैसे रहेगा बट लिमिट्स का फर्क होगा। 60 ओमेगा की पाई से 60 पाई से 0 और टाइम की 0 से टी। अब सी पार्ट में टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्लॉकवाइज प्लस एंड काउंटर क्लॉकवाइज टर्न्ड बाय द फ्लाईव्हील ड्यूरिंग द फर्स्ट 14 सेकेंड्स ऑफ टॉर्क। पहले 14 सेकेंड्स में कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस करेगा वो? फर्स्ट 14 सेकेंड्स के नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। जानते हो इसको कैसे करना पड़ेगा आपको? इसको कैसे सॉल्व करना होगा? तो बी पार्ट का जो टी आएगा उसको पहले 14 से माइनस करेंगे, जो बचा टी आएगा उसमें सेम अल्फा लगा के करेंगे। देखिए, हाँ अल्फा लगा के, लेकिन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे लाएंगे, मेरा ये क्वेश्चन है। आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे लाओगे ना, सुनो ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हम कैसे लाते हैं? आपको ये पता है कि एक रेवोल्यूशन करने पर, एक रेवोल्यूशन करने का मतलब होता है 2 पाई रेडियंस, मतलब एंगल। तो अगर आपको रेडियंस मालूम चल जाएंगे तो रेवोल्यूशन निकाल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। देखिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डायरेक्ट कभी नहीं आएगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने का मतलब पहले तुमको थीटा निकालना पड़ेगा, पहले थीटा सॉल्व करेंगे। तो अब मैं दिखा रहा हूं आपको थीटा कैसे निकालना है, ध्यान से देखना, थीटा की वैल्यू कैसे आएगी। देखो पहले क्या करो, थोड़ा सा लेंदी पार्ट है, ध्यान से सुनना। पहले क्या करने जा रहे हैं, पहले हम अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं। तो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, इस कंसेप्ट को फॉलो करने जा रहे हैं, जिसमें अल्फा को -4t, इधर डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी, यहां से डी ओमेगा इक्वल टू -4t मल्टीप्लाइड बाई डी टी, और हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। टाइम 0 पर ओमेगा की वैल्यू 60 पाई थी, और यहां पर कोई लिमिट जनरलाइज पुट करेंगे, मतलब कोई जनरल वैल्यू टी रख रहे हैं और यहां पर कोई जनरल वैल्यू ओमेगा पुट कर रहे हैं। तो जनरल वैल्यू टी की और जनरल वैल्यू ओमेगा की, तो इससे हिसाब से ओमेगा की एक वैल्यू बन जाएगी 60 पाई फंक्शन ऑफ टी -2t²। मैंने कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं रखा है, मैंने एक जनरल टाइम रखा है। इससे मैंने क्या किया, एंगुलर स्पीड की इक्वेशन निकाल दी, एंगुलर वेलोसिटी की एक इक्वेशन फाइंड की गई है। उसके बाद क्या करेंगे, ओमेगा को रिप्लेस करेंगे बाय डेफिनेशन डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी से, बाय डेफिनेशन डी थीटा अपॉन डी टी। उसमें डी टी को राइट साइड लेके जाओ, तो लेफ्ट साइड आपके पास बचेगा डी थीटा, राइट साइड बचेगा 60 पाई इंटू डी टी -2t² डी टी। फिर इसमें इंटीग्रेट करेंगे, थीटा की लिमिट हम 0 से थीटा की रख दे रहे हैं, टाइम की लिमिट 0 से t, टाइम स्क्वायर भी 0 से t, और इसको सॉल्व करके हमको थीटा की एक लिमिट आएगी, थीटा की इक्वेशन आएगी 60, थीटा की इक्वेशन आएगी यहाँ पर 60 पाई t और -2t³/3, मतलब ये आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल दी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। अब आपको टोटल टाइम जो दिया गया है वो दिया गया है 14 सेकेंड्स का। तो एक्चुअली क्या होगा, 0 से लेकर के और 14 सेकेंड्स का जो आपका इंटरवल दिया जा रहा है आपके क्वेश्चन में, 0 से 14 का जो इंटरवल दिया जा रहा है तुम्हें, तो 0 सेकेंड पर थीटा की वैल्यू 0 होगी। ध्यान से सुनना, 0 सेकेंड्स पर थीटा की वैल्यू 0, इसको ध्यान से करना है। पहले मैं आपको ना एक एनालॉग दिखाता हूं, और इसीलिए बिगिनिंग में ये कहा गया था कि एनालॉग लेना आपको आना चाहिए।
नहीं तो फिर क्या होगा, ये नया चैप्टर तुमको लगेगा, नया चैप्टर के हिसाब से पढ़ते रहोगे, हमेशा डिस्टर्ब रहोगे। देखो मैं एनालॉग पहले समझा दूं कैसे ले रहा हूँ। सपोज करो x इक्वल टू 0 से कोई पार्टिकल स्टार्ट हुआ और वो x इक्वल टू 22 पे जा करके टर्न कर गया। x इक्वल टू 22 पे जा करके वो टर्न हुआ, और टर्न करने के कुछ टाइम बाद वो पार्टिकल x इक्वल टू 7 पे आ गया। कितना डिस्टेंस कवर किया ये कैसे पता लगाओगे? डिस्टेंस, नॉर्मल जितना चला उतना ऐड कर देंगे। सुनिए डिस्प्लेसमेंट नहीं कह रहा हूँ, डिस्टेंस कि तो वो नॉर्मल एडिशन कर देंगे दोनों क्या का। करेंगे बताओ ना, नॉर्मल एडिशन। बताओ ना, 0 से 22 तक गया और 22 से वापस 22 + 7 फिर गलती करोगे। 7 तो उसके इनिशियल से। 22 + 50 x इक्वल टू 7 उसकी पोजीशन है भाई। 22 से 7 गए, चले कितना +15 करेंगे सर। +15। हाँ ये एनालॉग पहले समझो आप, पहले काइनेमेटिक्स का पार्ट समझिएगा तभी समझ पाओगे इसको। काइनेमेटिक्स में अगर ये चीजें नहीं समझ में आई है तो यहाँ पे दिक्कत होगी। x इक्वल टू 7 पोजीशन होती है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होती किसी पार्टिकल की। अब ऐसा ही कंसेप्ट यहां पे लगाओ, ऐसा ही एनालॉग यहां लगा के देखो कैसे लगा रहे, देखिएगा यही एनालॉग यहां पर कैसे लगा रहे, देखो सर इसमें आगे घूम के पीछे घूमा। हाँ उसमें x की जगह रोटेशन हो रहा है। अब सुनिएगा, t इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू 0 थी, और इसके बी पार्ट में ये निकाला गया है ना, बी पार्ट में इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। बी पार्ट में ये निकाला तो गया है कि वो कब स्टॉप होगा, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आएगा। पहले इसको 60 पाई इक्वल टू राइट हैंड साइड पर वैल्यू बनेगी यहाँ पर t स्क्वायर बाई t = 30 पाई। t इक्वल टू रूट ऑफ 30 पाई है। यस सर, रूट 30 पाई। तो सुनो अब, यानी कि t इक्वल टू, ध्यान से सुनना, t इक्वल टू रूट ऑफ 30 पाई, ये वो टाइम है जब मोशन रिवर्स हो रहा है। यहां से बॉडी मोशन अपनी रिवर्स कर रही है, तो इतने बीच का पहले थीटा निकालोगे। पहले आप θ1 कैलकुलेट करो, θ1। और θ1 कैसे कैलकुलेट करेंगे बता रहे हैं, ये जो थीटा की इक्वेशन है इसमें टाइम को रिप्लेस करेंगे। थीटा की इक्वेशन में टाइम t को रिप्लेस करेंगे, टाइम t को रिप्लेस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 30 इंटू पाई से। तो इसकी कैलकुलेशन में अलग से दिखा दे रहा हूं, θ1 कैलकुलेट करके दिखा देते हैं अलग से। ये हो जाएगा 60 पाई, टाइम t को रिप्लेस करेंगे रूट ऑफ 30 पाई से, मतलब वो टाइम जब मोशन रिवर्स किया जा रहा है, -2/3 t क्यूब, यानी रूट ऑफ 30 पाई क्यूब। इसको इवेल्युएट नहीं करेंगे फिलहाल, यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। ये θ1 की वैल्यू है। और लमसम ये कितना आएगा जानते हो? पाई को अगर आप अप्रोक्सीमेटली 3.14 के आसपास देखते हो तो रूट ऑफ 30 पाई अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। लगभग वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, मतलब रूट ऑफ 90 के आसपास कहीं जा रहा है ये। मेरे ख्याल से ये कुछ 10 से तो कम ही आएगा, मतलब वैल्यू ऑब्वियसली 10 से तो छोटी आएगी ना, रूट ऑफ 30 पाई की वैल्यू। 9. तो ये इसलिए देख रहा हूं क्योंकि आपको 14 सेकंड्स जो दिए गए हैं, तो क्या इस 14 सेकंड से पहले हम रिवर्स हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, ये इसलिए देखा जा रहा है। तो मोशन जो रिवर्स हो रहा है ये वैल्यू लेस देन 14 सेकंड्स है, तो बचे हुए टाइम में फिर आप कहां गए होंगे, रिमेनिंग टाइम में कहां गए? दूसरी डायरेक्शन में, रिवर्स्ड। दूसरी डायरेक्शन में। अब सुनो, तो एट t इक्वल टू 14 हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, थीटा एट t इक्वल टू 14, तो वो भी इसी इक्वेशन से निकालेंगे। 60 पाई, टाइम को रखेंगे 14 -2, 14 क्यूब बाय 3। अब बताओगे टोटल कितना थीटा हुआ, टोटल कितना थीटा हुआ, नेट थीटा की टोटल वैल्यू। ध्यान से करना, ऊपर वाला एग्जांपल का एनालॉग लेना। पहले आप 0 से 22 गए तो आपने 22 ऐड किया, तो पहले हम 0 से θ1 गए, फिर θ1 एंगल पर जाकर के हम रिवर्स हो गए, θ1 एंगल पर जाकर के हम रिवर्स हो गए, और रिवर्स करके θ14 तक चले गए, मतलब 22 पर रिवर्स होकर के 7 तक आ गए आप।
तो आपने 7 ऐड किया या फिर 22 माइनस 7 ऐड कर रहे हो अगला डिस्टेंस में। 22 minus 7 तो अब क्या करें, इसी को समझो ना, जहां पर x है उसकी जगह सोचो ना आप, x की जगह थीटा को सोचो आप। जैसे x इक्वल टू 22 आपका रिवर्स होने वाला पॉइंट है, उसकी जगह θ1 पॉइंट है, मतलब θ1 एंगल रोटेट करने के बाद आप वापस चले गए, दूसरी डायरेक्शन में चले गए, और दूसरी डायरेक्शन में जाकर के आप θ14 पे चले गए। तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया है दूसरी डायरेक्शन में? So θ1 minus θ14. हाँ, θ1 माइनस θ14, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है यहाँ पर। लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन को जब तक कंपेयर नहीं करोगे तब तक ये दिक्कतें आएंगी, कि वहां पर हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में ये किया था तो रोटेशनल मोशन में भी यही काम करेंगे, ऐसा ही कुछ करेंगे। और तो या फिर हम दूसरे केस में डायरेक्टली 14 टी में 14 माइनस रूट 30 पाई रख देते। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। इसको बचने का कोई तरीका नहीं। देखो मैं बता दूं, अगर आप ये सोचोगे कि हम बच जाएं, बचने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि वो जो इक्वेशन डिराइव की गई है, उस इक्वेशन को डिराइव करते वक्त आपने जो लिमिट रखी हुई है उसमें टाइम जीरो के लिमिट पर थीटा को जीरो रखा है, मतलब टाइम की काउंटिंग मोशन के स्टार्ट होते वक्त की गई थी। तुम लोग को ये भी एक प्रॉब्लम है कि इक्वेशंस का आप एक्चुअली इक्वेशंस में समझ नहीं पाते हो कि इक्वेशंस में हम वेरिएबल अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। मतलब हम बीच का कोई टाइम उठा करके नहीं रख सकते, आप टाइम हमेशा बिगिनिंग पॉइंट से रखा जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से, और कोई तरीका नहीं है इसका। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको ये लग रहा है कि हम कोई आसान तरीका होगा तो होता तो बता देते, अब तक तरीका यही है इसमें। थोड़ा ये एक्स वाले से कंपेयर करने की कोशिश करिएगा, स्टार्ट करिएगा एक्स वाले से, जरा कंपेयर करने की कोशिश करो। और मैं दूसरा एक तुमको और तरीके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक अटेम्प्ट और दे देते हैं तुम्हें। देखो एक, शायद इससे आप समझ जाओ, शायद आपको इससे कुछ मेरी बात समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप कंपास का एग्जांपल लेके देख लो, ठीक है। आप ये बताओ, अगर मान लो इसको मैंने यहां पर लिया है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस कंपास को रोटेट करता हूँ, मान लो, आपको ऐसे समझ में आएगा, ज्यादा बेटर तरीके से समझ जाओगे। इसको मैं रोटेट करूं, ठीक, मान लो मैंने इसको रोटेट किया और इसको रोटेट करके आप यहां तक लेके आए और ये एंगल आपका 60 डिग्री है, मतलब 60 डिग्री रोटेट कर दिया इसको। तो ये 60 डिग्री आप बॉटम लाइन से ले रहे हो जहां पर 0 डिग्री बोला जा रहा है, इससे 60 डिग्री एंगल है वो। आप मेरे इससे समझ जाओगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके बाद आप उस कंपास को रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करो। अब मैं इसका थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा दे रहा हूं और अब इसको रिवर्स डायरेक्शन में लाओ, इसको रिवर्स डायरेक्शन में लेके आइए। और जब आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में लेकर के आए तो ये पॉइंट थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 25 डिग्री पर है। अब मेरी बात समझो क्या कह रहा हूं मैं, शायद आप समझ में आए। अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा फिर तो यार, कि ये 60 ये जितने भी एंगल्स का मेजरमेंट कर रहे हो, जितने भी एंगल्स आप देख रहे हो, वो सब थीटा इक्वल टू 0 वाली लाइन से देख रहे हो, जितने एंगल तुम देख रहे हो। अब बताओगे कितना मूवमेंट किया है? 95 पहले तो आप 60 डिग्री गए, आपने कंपास की मूवमेंट देखी थी। मूवमेंट तो हमारी यहां से हुई थी ना यार, मूवमेंट तो ये था, ये एंगल क्या 25 है, 25 ये एंगल नहीं है, 25 आपका ये वाला एंगल बताया जा रहा है आपको, थीटा इक्वल टू 0 से 25 डिग्री पे आप, यानी कि रिटर्न कितना हुआ, बैक कितना किया आपने? 35। तो कैसे पता लगा 35? जहां पर 60 डिग्री पे जाकर के आपने रिवर्स किया अपने आप को, तो जो जिस एंगल पर आपने रिवर्स किया वो एंगल और माइनस थीटा जो बाद वाला है 25 डिग्री। तो यही काम मैं पीछे कर रहा हूं यार। मैं पहले ये पता लगा रहा हूं कि रिवर्स करते वक्त थीटा कितना होगा और 14 सेकंड्स के बाद थीटा कितना होगा। और ये सब निकालने के लिए मेरे पास थीटा और टाइम की एक इक्वेशन होनी चाहिए, थीटा और टाइम की इक्वेशन। इसी में मैं टाइम की वैल्यू पुट करता जाऊंगा और मैं किसी भी टाइम का थीटा कैलकुलेट कर सकता हूं।
सर एक मिनट बच्चा रुक जाओ अभी, क्योंकि ना ये है लफड़े वाला काम चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये पॉइंट अगर एक बार नहीं समझ में आया तो फिर हमारी और आपकी मेहनत बेकार है टोटल। एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं। मैंने कहा ना अपनी तरफ से तो हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो करेंगे आज, पर लेकिन थोड़ा सा तुम लोग को खुद भी पेन लेना पड़ेगा। देखो इसको समझो, आप इसमें एंगल का मेजरमेंट कहाँ से लेते हो, कहाँ 0 डिग्री होता है इसमें? बेस। ओके, तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है। 0 डिग्री का कोई रेफरेंस होगा कि नहीं होगा, आप खुद बताओ। आप प्रोटेक्टर भी यूज करते हो तो कहीं तो 0 डिग्री होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इससे जो है आप ये जो 70 है यहां तक चलो, तो आप 0 से 70 तक चलो। आप 0 से 70 गए और 70 पर जा करके वापस आ जाओ, और वापस आप 40 तक आओ, मतलब 70 तक जाके 40 वापस आ जाओ। अब बताओ टोटल कितना एंगल मूव किया हमने? 100। भाई 70 डिग्री तक गए आप, और 70 से रिवर्स हो गए, और रिवर्स करके आप 40 पर आए। तो लेकिन ये 40 डिग्री क्या आपका रिवर्स होने वाला एंगल 40 डिग्री है, क्या ये एंगल 40 डिग्री? इनिशियल से जो लिया है वो एंगल तो यही बच्चे यही कंसेप्ट लगाओगे ना, रोटेशन में भी तो यही कंसेप्ट लगाओगे कि जो एंगल का मेजरमेंट करोगे वो कहीं तो 0 डिग्री का लाइन होगा ना। थीटा इक्वल टू 0 तो एक ही जगह पे होगा कहीं, तो सारे एंगल तो वहीं से मेजर किए जाएंगे। नहीं है समझ में अभी भी? कोई किसी को और डाउट है अभी? सर आ गया। और कोई है तो पूछो भाई, बाद में मत कहना कि यार ये टॉपिक नहीं समझ में आया, या बाद में व्हाट्सएप ना करिएगा कि सर ये वाला सर टॉपिक। एक बार ये फिर से समझा फिर से ना, इसमें हम कह रहे हैं बार बार आपसे कि जो थीटा है, मैं एक बार फिर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक बार इसको देखिए, ये बनाया मैंने। अब कंपास भी लेके आते हैं तो आपको कंपास से समझ में आएगा कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब हमने यहाँ पर लिया, इसको रिड्यूस किया यहाँ पर मान लो, और अब एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो अभी फिलहाल ज्यादा करेंगे दिक्कत। इसमें हम क्या करें, इसमें हम अपने इस कंपास को मूव करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। तो इसको रोटेट करके जब आप आगे बढ़ाओगे ना, मान लो आप यहाँ से यहाँ तक गए और 80 डिग्री पे जाए, 80 डिग्री पे जा करके और फिर वापस आ गए, 80 डिग्री पे जा करके फिर वापस आए और 50 तक वापस आए, तो टोटल मूवमेंट मेरी कितने एंगल की हुई है फिर से बताइएगा? 80 डिग्री तक जा रहा हूँ, सुनिए 80 तक गया और वापस 50 पे आ गया, 110। तो 80 डिग्री तो गए, और कितने एंगल से रिवर्स हुए आप बताओ? तो लौट के कितने एंगल से आए? 30 डिग्री। 80 माइनस 50। हाँ, तो जहां से रिवर्स किया वो एंगल, और माइनस रिवर्स होने के बाद जहां पर रुके वो एंगल। रिवर्स होने के बाद हम 50 पे आकर रुक गए, तो 80 में से 50 माइनस कर दो आप, 30 हो गया, यानी 30 डिग्री हम पीछे आए। आप थोड़ा सा अपने आप भी समझो बताओ, क्योंकि ना यार 2-3 एग्जांपल दिए समझाने के लिए कि इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। सर आ गया। हाँ जी बताएं। सर मुझे ये तो समझ में आ गया, मुझे ये डाउट है कि जैसे जो आपने क्वेश्चन लिया था अभी टाइम वाला, तो वो एक बार खोल दीजिए। तो उसमें जैसे टोटल टाइम t इज इक्वल टू 14 सेकेंड है, और जहाँ पे रिटर्न किया वो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 9 सेकेंड हुआ था टाइम, तो सर बचे हुए जो 5 सेकेंड है हम उस टाइम के लिए थीटा निकाल लें, और फिर नहीं वो निकाल जो भी सकते यार, थीटा नहीं निकाल पाओगे, ये तो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो थीटा है, ये जो इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन में टाइम को आप रीसेट नहीं कर सकते। आप टाइम को रीसेट करके क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते कि 9 सेकंड के बाद हम फिर से टाइम रीसेट करके 0 कर देंगे। सर ये कह रहे हैं कि हम 5 सेकंड डालेंगे, लेकिन सर उसके बाद तो हमें वो टाइम मिलेगा कि जब वो इनिशियल से 5 सेकंड बाद कितना चला। हाँ यही मैं बोल रहा हूँ कि वो पहली बार पहले जब शुरुआत से 5 सेकंड के बाद कहाँ रहा होगा वो थीटा आ जाएगा। यस सर, ठीक ठीक आ गया। रीसेट का ऑप्शन नहीं होता इक्वेशंस में, ये ध्यान रखिएगा। यस सर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन देखो, इसमें यहां पर इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, अभी अब लौट के आते हैं, पहले जो टॉपिक चल रहा है उस पर आते हैं। टॉर्क अप्लाई टू द फ्लाईव्हील कॉजेस टू एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। अब इस लाइन को समझो,
एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे दिया तुम्हें, यानी अल्फा कांस्टेंट हो गया। तो अब एटलीस्ट आप इंटीग्रेशन से बच गए, कैलकुलस से बच गए। अब वो जो बेसिक इक्वेशंस काम कर जाएंगे हमारे लिए। अब क्या है, फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी ये ओमेगा नॉट है, टू अ स्पीड ऑफ 900 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ओमेगा है, और अल्फा मतलब टी है। लेकिन ओमेगा नॉट और ओमेगा ना रिवॉल्यूशन पर मिनट में नहीं चाहिए तुम्हें, कन्वर्ट करो इसको भी। रेडियन पर सेकंड कितना हुआ, 300 को पर रेडियन पर सेकंड में लेके आओ। 10 रेडियन पर सेकंड, 10 पाई। 10 रेडियन पर सेकंड ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट हो गया 10 रेडियन पर सेकंड, 10 पाई, 30 रेडियन पर सेकंड, और ओमेगा 30 पाई, 30 पाई। अब निकाल लो। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछे इन्होंने, तो पहले थीटा निकालेंगे, उससे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर के एनालॉग पर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए क्या करें, एंगल निकालने के बाद ये कैसे पता लगाएं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होता है, तो जितना थीटा अपॉन 2 पाई, हाँ जितना एंगल आपने निकाला होगा उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मिल जाएंगे तुम्हें। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। पिछले वाले में अल्फा निकालना पड़ेगा, अल्फा निकालना होगा, हाँ नहीं जरूरत नहीं है, हालांकि आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो, इसकी जगह पर तुम चाहो तो थर्ड इक्वेशन में लगा सकते थे। यस वो लग, लेकिन उसमें भी अल्फा है, प्रॉब्लम है कि उसमें भी अल्फा है। पहले क्वेश्चन अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना ही पड़ेगा कुल मिलाकर के आपको, पहले आ रही इक्वेशन से। हाँ निकालो, तो पहले ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से निकालो, बिना अल्फा निकाले काम होगा नहीं इसमें। तो पहले अल्फा की वैल्यू ले आओ, फिर थीटा की वैल्यू लाओ और थीटा को 2 पाई से डिवाइड करो। सर 20 पाई बाय 60 जो भी आ जाए, अब अपने आप को 20 पाई बाय 6 अल्फा निकाल करके उसको थीटा वाली इक्वेशन में रखो, थीटा निकाल करके उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, ये आंसर आएगा। अब फाइनल आंसर देख लो कितना आता है, कितने रिवॉल्यूशंस बनेंगे इसमें। स्किप करें, जल्दी बताओ इसमें, क्योंकि आप कैलकुलेशन बची है इसमें। बोलो भाई। यस सर। कैलकुलेशन करिएगा इसकी। नेक्स्ट सर 60 आंसर है। हाँ जी 60 जो भी आंसर है बच्चा, मैं नहीं पता, हमको आंसर है। एक और एग्जांपल दिखाते हैं पहले, तुमको 2-3 एग्जांपल से समझ में आएगा ना यार। और एग्जांपल देखो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा दे रखा है, एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है, ओमेगा और अल्फा अपोजिट दे रखे हैं तुम्हें। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एक पॉइंट की बात की गई है। ध्यान रखना, जब भी तुमको एक पॉइंट की बात की जाए, सर्कुलर मोशन, जैसे ही तुमको पॉइंट ए दिखे तुरंत रिकॉल करो, तुरंत रिकॉल करो ए इज मूविंग इन अ सर्कल। अब जैसे ही तुमको ये मालूम चलेगा कि ए इज मूविंग अलोंग सर्कल, इसके आगे कहानी स्टार्ट कर दो। पॉइंट ए इज मूविंग अलोंग सर्कल, इसके आगे कहानी स्टार्ट करो। अब बताओ इसकी क्या वेलोसिटी होगी, कैसे निकालेंगे वेलोसिटी। किसी सर्कुलर मोशन के पॉइंट की वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इन द सर्कुलर मोशन। अगर ओमेगा पता है तुम्हें, और उसका ओमेगा पहले से दिया जा रहा है, ओमेगा की वैल्यू, तो लगाओ फॉर्मूला सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी का इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। अब आर क्या है यहाँ पर, आर, तो जो पॉइंट ए है ये उस सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, पॉइंट ओ से कितने डिस्टेंस पर, 0.3 मीटर 0.3 इंटू ओमेगा। ओमेगा डायरेक्टली दे रखा है 2, यानी सीधा सीधा 0.6 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन दिखानी होगी तो क्या दिखाओगे, अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखानी हो तुम्हें, तो डायरेक्शन दिखाएंगे पॉइंट ए पर जो सर्किल बनेगा उसकी टेंजेंट के अलोंग, यानी ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है पॉइंट ए की। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए कि इसके कंपोनेंट्स करके दिखाओ क्या बनेंगे, ये भी हो सकता है क्वेश्चन में। 0.6 मीटर पर सेकेंड तो हो गया, लेकिन इसके कंपोनेंट्स बताओ आई कैप और जे कैप डायरेक्शंस के हिसाब से क्या लिखेंगे, जिसमें ऊपर वाई एक्सिस दिखाया जा रहा है और इधर एक्स एक्सिस दिखाया जा रहा है। तो फिर इस वेलोसिटी का कितना एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा है और कितना एंगल वाई एक्सिस से बन रहा है, ये सर्किल एक्स एक्सिस से 15 डिग्री,
सर हाँ 15 डिग्री यहाँ पर एंगल दे रखा है तुम्हें, तो थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाओ यहाँ पर। एक्स एक्सिस यस, एक्स एक्सिस 15, वाई से 75। तो cos 15 डिग्री इसका आई कैप कंपोनेंट हो जाएगा और प्लस साइन 15 इसका जे कैप कंपोनेंट। ये सब क्वेश्चन की डिमांड हो सकती है कभी भी। एक्सेलरेशन पूछा है इन्होंने कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए कितना होगा, तो इन जनरल, अब सुनो एक मिनट सुनो, बाकी लोग बोलो। इन जनरल जब भी कोई पॉइंट सर्कुलर मोशन करेगा, कोई भी पॉइंट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए हमेशा दो पार्ट्स में आएगा। एक होगा उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल। हाँ, इसकी हैबिट डालनी होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो इनका रिजल्टेंट, हाँ तो अभी बना रहे हैं इसको, मतलब ये तो मैं आदत बना रहा हूँ कि आपको आदत होनी चाहिए। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो वो है ओमेगा स्क्वायर आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को निकालने का फॉर्मूला आर अल्फा। अभी पीछे इसका फॉर्मूला बताया गया था डीवी बाई डी, उसको आर अल्फा लिख सकते हो क्योंकि अल्फा दे रखा है तुम्हें। अब मेन पॉइंट मेरे को यहाँ पर ये बताना है कि इनकी डायरेक्शंस कैसे देखोगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पॉइंट ए का किधर की तरफ दिखाओगे? टुवर्ड सेंटर। अच्छा, तो अगर उसको हम टुवर्ड सेंटर यानी कि टुवर्ड्स पॉइंट ए दिखाएंगे ना, इस तरफ पॉइंट ए की तरफ, पॉइंट ओ की तरफ, तो ये अगर मैं डायरेक्शन दिखाऊंगा इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो इसके कंपोनेंट्स करने पर एक्स कंपोनेंट कितना आएगा और वाई कंपोनेंट कितना आएगा? क्या ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाई एक्सिस से 15 डिग्री एंगल पे नहीं है? यस सर है। तो इसका कंपोनेंट cos 15 डिग्री जो होगा जे कैप डायरेक्शन में, और sin 15 माइनस आई कैप डायरेक्शन में। ये माइनस क्यों लग रहा है ये खुद सोचो थोड़ा सा, माइनस क्यों लगाया है इसमें, माइनस आई कैप क्यों लगाया है? सर नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट, नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना। ठीक, अब आर अल्फा पे आओ। आर अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी? आर अल्फा वो टेंजेंशियल है, लेकिन अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा के अपोजिट है। VA के ऑपोजिट होगी। VA के अपोजिट होगा, वेरी गुड। तो VA के अपोजिट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो VA के अपोजिट अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है भाई? इसके कंपोनेंट्स कैसे करोगे? 15। एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है? 15 डिग्री। यस सर। तो इसका कंपोनेंट करेंगे तो cos 15 इसका एक्स वाला कंपोनेंट माइनस cos 15 आई कैप माइनस cos 15 और दोनों ही sin 15 माइनस sin 15 जे कैप। अब ओमेगा और अल्फा तो दे रखा है और आर भी दे रखा है, बस कैलकुलेशन करनी है तुम्हें। 0.3 मीटर इसमें आर की वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू 2 दे रखी है, अल्फा की वैल्यू 4 दे रखी है। मतलब इस इलस्ट्रेशन का पर्पस ये है कि अगर ओमेगा और अल्फा की वैल्यू मालूम चल जाए तो बॉडी के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है। सर और एक मिनट, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको मैं एक और चीज बताऊंगा। इस क्वेश्चन में तो ओमेगा और अल्फा की वैल्यू तुमको डायरेक्ट दी गई है। जब ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तो ओमेगा और अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट देने की बजाय इनडायरेक्ट दी जाएगी, जहां पर एक जगह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे और एक जगह हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे। मतलब ओमेगा और अल्फा भी आगे हमको निकालने पड़ते हैं। इतना सिंपल नहीं होता कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया जाए जैसे यहाँ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मेरा पर्पस कुछ और है, मेरा एम कुछ और है समझाने का। मेरा एम ये है कि अगर ओमेगा और अल्फा पता है, चाहे जैसे भी पता हो, चीटिंग करके पता हो, डायरेक्ट दिया गया हो तुम्हें, या जैसे भी भगवान ने आकर तुमको खुद बता दिया हो कि इसमें ओमेगा और अल्फा इतना है, जैसे मर्जी तुमको ओमेगा और अल्फा की वैल्यू मालूम चली गई, उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी और किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन इसी तरीके से निकाल सकते हैं और उसको कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पूछ रहे थे आप। तो ये जो क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, ये पॉइंट ए की दी है या इनिशियल दी हुई है? हाँ, अब देखो क्वेश्चन, एंगुलर वेलोसिटी तो सारे पॉइंट्स के लिए सेम होगी, तो लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन भी है तो वही, तो ये भी सबके लिए सेम होगा। ये भी तो आप स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ। रोटेशनल मोशन के अंदर जो भी एंगुलर वाले वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हर पार्टिकल के लिए एक जैसे होंगे। सर लेकिन पॉइंट ए में आते आते एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो चुकी होगी? ये इंस्टेंटेनियस है भाई साहब, टाइम बदला नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो आखिरी में क्या लिखा है, फाइंड द, यानी जिस मोमेंट का ओमेगा और अल्फा दिया है उसी मोमेंट पर है ये सब कुछ।
ओके सर, समझ अच्छा तो फिर ठीक है। अगला एग्जांपल एक और देखो, बट यहाँ पर भी वेरिएबल अल्फा है, बट क्या करोगे, इसको भी करना ही पड़ेगा, इसको बचने का कोई तरीका तो है नहीं यार कि हम इसको छोड़ दें। इसमें अल्फा दे रखा है तुमको -k ओमेगा स्क्वायर, इसमें k की वैल्यू 0.1 है, वेरिएबल है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा निकालना है, टाइम t निकालना है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी हैज बीन रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू 12 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा की लिमिट्स मिल गई। ओमेगा की लिमिट्स मिल गई। अब थीटा और अल्फा निकालना है, थीटा और टाइम निकालना है। इक्वेशंस काम नहीं करेंगी क्योंकि वेरिएबल अल्फा है। सर कैलकुलस अप्रोच। तो कैलकुलस कैसे कर रहे हैं, अब सुनो ध्यान से क्या करने जा रहे हैं। अल्फा इज रिटन एज डी ओमेगा बाई डी टी इज माइनस के की वैल्यू 0.1 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर -2 इंटू डी ओमेगा इक्वल टू -0.1 डी टी। पहली आपको इसमें लिमिट लगानी है टाइम की 0 से t तक की, ओमेगा की लिमिट 12 से 4 तक। अब इसको आगे तो कर लेंगे ना, ओमेगा टू दी पावर -2 तो इंटीग्रेट कर लोगे पावर वाले रूल से। यस, -1 अपॉन ओमेगा। और सेकंड अल्फा का दूसरा फॉर्मूला आपको दिया था ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, उसको लगाएं। तो इसमें एक ओमेगा कैंसिल करके यहाँ पर डी ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा आ जाएगा, डी ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा इक्वल टू -0.1 इंटू डी थीटा। इसकी लिमिट लगाएंगे, थीटा की लिमिट 0 से थीटा तक की और ओमेगा की लिमिट 12 से 4। ये भी एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, डी ओमेगा बाई ओमेगा भी एक लॉग में आ जाएगा। बस ये दो बेसिक काम करने, फॉर्मूला नहीं लगाना इसके अंदर। एक और ये स्टेटमेंट याद करो, ग्राफ आपको वो याद कर रही, काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से कुछ मिलता था क्या? चेंज इन वेलोसिटी, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 मिलता है। हाँ बहुत बढ़िया, जिसको याद होगा वो देखो कितना एक बार काइनेमेटिक्स रिवाइज कर लेना भाई, और वैसे भी किया होगा, टेस्ट के लिए सीरियस रहे होगा तो करा ही होगा, तो इससे ये काफी हेल्प होती है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ग्राफ है, किसके बीच में ग्राफ है, एक ग्राफ अल्फा और थीटा के बीच है। थोड़ी सी मैथ भी लगाओ, थोड़ी मैथ। कितने लोग हैं जहां जो इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट्स पता है? सर 2 पॉइंट फॉर्म लेके कर लेंगे। 0,10 एक कोऑर्डिनेट है और एक कोऑर्डिनेट 30,20 है। 30,20 निकाल सकते हो इक्वेशन? यस सर। यस सर। चलिए, तो हम इसको फिलहाल तो ये कह रहे हैं कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाओगे। फिलहाल मैं इसको m इंटू थीटा प्लस सी के फॉर्म में लिख रहा हूँ, मतलब लीनियर इक्वेशन आएगी कोई जिसमें m और c निकाल सकते हैं। या इतनी देर में अगर तुम लोगों ने कोशिश की होगी तो इक्वेशन भी आ गई होगी इसकी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय 2 पॉइंट फॉर्मूला, मतलब ये y माइनस y1 जो मेरे ख्याल से ऐसे कुछ होता है इस यस सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। तो हाँ, अभी देखो कितना समझ में आ रहा है कि मैथ फिजिक्स साथ साथ ही चलते हैं यार, बिना मैथ के आप फिजिक्स को कर भी नहीं पाओगे। अब तुमको मेरी डे 1 की बातें याद आ रही होंगी, क्यों मैंने मैथ के ऊपर इतना फोकस डाला हुआ है। अगर वहां पर कंसेप्ट खराब है तो फिजिक्स में क्या करोगे आप लगा करके? तो इसको लगाओ, इसकी इक्वेशंस ले आओ, फिलहाल मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं देखिए, क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सेलरेशन है टू इंक्रीज लीनियरली विद द क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही क्लॉकवाइज है और 30 रिवॉल्यूशन तक हुआ ये। अब एक काम करना है, ये रिवॉल्यूशन दे रखे हैं आपको, तो इसमें ना इंटू 2 पाई और कर दीजिएगा, इंटू 2 पाई। अब ये रिवॉल्यूशन से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इंटू 2 पाई करने के बाद थीटा की वैल्यू अब रिवॉल्यूशन की बजाय वो बन जाएगी रेडियंस। रेडियंस। हाँ, तो ये जरूरी है आपको, क्योंकि हम लोग रिवॉल्यूशंस में काम नहीं करते कभी। तो यहाँ पर मतलब 20 नहीं रखेंगे यहाँ पर वैल्यू,
ये 30,20 नहीं रख करके इसको रेडियंस में कन्वर्ट करके रखो, तो रेडियंस के हिसाब से ये वैल्यू जो बनेगी वो 60 पाई 40 पाई। नहीं वो तो 20 है, नहीं, वो तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर यहाँ में रेडियन में ही चल रहा है, यहाँ रिवॉल्यूशन वो 20। हाँ एनीवे। यस सर। और जब व्हील 30 रिवॉल्यूशन टर्न कर चुकी है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी 90 है, तो डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सुनो क्या करेंगे, जब अल्फा की वैल्यू निकाल चुके इसमें m इंटू थीटा प्लस कॉन्स्टेंट करके, तो इसको पुट करेंगे ओमेगा इंटू डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी थीटा अल्फा की जगह। इसके बाद रखेंगे ओमेगा इंटू डी ओमेगा इक्वल टू एम थीटा इंटू डी थीटा और प्लस सी इंटू डी थीटा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। थीटा की क्या लिमिट रखेंगे, तो थीटा के लिमिट्स के बारे में इन्होंने क्या रखा है देखो, 0 से लेकर के और 60 पाई तक। तो थीटा की लिमिट 0 से 60 पाई तक की, और ओमेगा की लिमिट वो भी क्वेश्चन में दे रखा है। इनिशियल तो ओमेगा नॉट है और बाद वाला ओमेगा दे रखा है इन्होंने। बाद में ओमेगा कितना बन चुका है यहाँ पर 90 रेडियंस पर सेकंड। तो आगे कर लेंगे। m और c निकालना पड़ेगा तुमको वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। m 1/3। यस सर 1/3 है। पाई भी आएगा, पाई भी आएगा उसमें भाई, स्लोप में पाई नहीं आएगा। आएगा सर, वो लिया नहीं था ना, 30 लिया था सर वो सर, x y 1/3 भी नहीं आएगा। 1/65 है सर। 1/6 ठीक है, ठीक है, इसको इवेल्युएट करिएगा। ठीक है, तो इक्वेशन में हमें पाई को इंक्लूड करना पड़ेगा। बच्चा ये कुछ प्रॉब्लम आ गई, हालांकि टॉपिक पूरा हो गया है।